स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की और उसकी बहन दोनों ही एकदम कमाल की है। सोते वक्त एक लड़की ने अपने कपड़े बदले। मेरे बाईं तरफ सफेद मोजे पहने एक लड़की लेटी हुई थी और दाईं तरफ काले मोजे पहने दूसरी। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं चांद को निहार रहा था, तभी एक बार के बाहर मुझे एक बहुत सुंदर नशे में धुत लड़की दिखी। उसने दावा किया कि उसकी बिल्ली खुद दरवाजा खोल सकती है और वह चाहती थी कि मैं उसे घर छोड़ दूं। मुझे लगा कि उसका घर तो मेरे रास्ते में ही पड़ता है, तो मैंने सीधे सादे बंदे की तरह उसकी मदद करने के लिए हाँ कह दी। लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, वह सीधे मेरी बाहों में आ गिरी और नशे में कुछ बड़बड़ाने लगी। यह देखकर मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने चुपके से अपनी बाहों में लेटी उस लड़की को देखा। उसकी खूबसूरत बादाम जैसी आंखें टकटकी लगाकर मुझे ही घूर रही थीं। चेहरा नशा चढ़ने की वजह से लाल था। उसने एक टाइट सफेद शर्ट और एक छोटी स्कर्ट पहन रखी थी। सच में वह बेहद आकर्षक लग रही थी। आखिरकार जब मैं उसे उसके दरवाजे तक पहुंचाया तो वह ऑक्टोपस की तरह मुझसे चिपक गई और मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वह बार बार अपना सिर मेरी छाती से रगड़े जा रही थी। मजबूर होकर मैंने धीरे से उसका चेहरा घुमाया और पूछा, क्या तुम्हें पासवर्ड याद है? आधी नींद में डूबी जियांग वानिंग ने सामने लगा लॉक देखा और अनजाने में ही बोल पड़ी, पासवर्ड यान जुओली के नाम की स्पेलिंग के आखिरी 20 अक्षर है। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर एकदम अंधेरा था। मेरा इरादा बस इतना था कि उसे सोफे पर लिटाऊं और वहां से खिसक लूं, लेकिन अचानक उसने मुझे दीवार से सटा दिया और पैर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने अपने हाथ मेरी गर्दन में डाले, उंगलियों के बल ऊपर उठी और मेरा सिर नीचे झुका दिया। अगले ही पल उसके मुलायम होंठ मेरे होठों से टकरा गए। मेरा दिमाग तो जैसे सन रह गया। वह गोंद की तरह मुझसे चिपक गई थी, जिसे छुड़ाना नामुमकिन था। लगभग 2.5 मिनट बाद अचानक दरवाजा खुला और एक मीठी सी आवाज आई, दीदी तुम आ गई क्या? मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? कमरे की लाइट जल उठी और हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। मेरी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ी। उसने सफेद सेलर यूनिफॉर्म और काली स्कर्ट पहन रखी थी। उसकी सुंदर बादाम जैसी आंखें मुझे बेहद जानी पहचानी लग रही थीं। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। अरे रुको, क्या यह यूनहाई यूनिवर्सिटी की वही मशहूर लड़की जियांग वानवान नहीं है? और कमाल की बात यह है कि वह मेरी क्लासमेट भी है। भले ही मेरी जियांग वानवान से कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन भला मैं उसका इतना खूबसूरत चेहरा कैसे भूल सकता हूं? अगर यह जियांग वानवान को दीदी कह रही है, तो इसका मतलब ये दोनों सगी बहनें हैं। यानी कॉलेज की उस मशहूर लड़की की बहन ने ही अभी भी मेरे साथ यह सब किया था। इस वक्त जियांग वानवान अपने हमेशा वाले शांत और सीरियस लुक में बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि वह तो पड़ोस में रहने वाली किसी नॉर्मल लड़की की तरह दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे घूरे जा रही थी। उसकी बहन अभी भी पैरों की उंगलियों के बल खड़ी थी। उसके हाथ मेरी गर्दन में कसकर लिपटे थे और उसने मुझे किस कर रखा था। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ा हुआ था। जियांग वानवान ने मुझे देखा। उसे लगा कि मैं जाना पहचाना सा लग रहा हूं, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने मुझे पहले कहाँ देखा है। उसे तो बस यही लगा कि उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर रोमांस कर रही है। यह सोचते ही जियांग वानवान ने जल्दी से अपनी आंखें ढक लीं, लेकिन उससे रहा नहीं गया और वह अपनी उंगलियों के बीच से चुपके से झांकने लगी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे बाप रे, मेरी दीदी तो अभी तक घर लौटी ही नहीं। चलो मैं तो अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। इतना कहकर वह हम दोनों के पास से दबे पाव निकलने लगी ताकि अपने कमरे में जा सके। जियांग वानवान की बात सुनते ही मुझे माजरा समझ आया। वह मुझे पहचान नहीं रही थी, बल्कि मुझे अपना जीजा समझ बैठी थी। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, अरे मेरी माँ, मदद करो, तुम्हारी बहन पूरी तरह नशे में धुत है और बहक रही है। अगर तुम चली गई तो मैं सच में तुम्हारा जीजा बन जाऊंगा। यह सुनते ही जियांग वानवान एक पल के लिए रुकी, फिर तुरंत पूरी बात समझ गई। वह भागी भागी आई और अपनी बहन को मुझसे अलग कराने लगी। उसने अपनी बहन को संभालते हुए चिंता से पूछा, दीदी क्या हुआ? जियांग वानिंग को थोड़ा होश आया और वह धीरे से बोली, मुझे बाथरूम ले चलो, नहाना है। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया और जियांग वानवान से बोली, ये मेरा दोस्त फांग युआन है। जियांग वानवान जल्दी से उसे बाथरूम की तरफ ले गई और मुड़कर मुझसे सोफे पर बैठने को कहा। मैं वही खड़ा रहा, धर्म संकट में फंसा हुआ। अगर मैं अभी भाग जाता तो बाद में अपनी सफाई कैसे देता? आखिर मैं एक लड़की के नशे में होने पर उसके घर में घुसा था और ऊपर से हम दोनों के बीच किस भी हो चुका था। लेकिन अगर मैं वही रुकता तो मुझे अजीब लग रहा था, खासकर तब जब बाथरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थीं। आखिरकार मेरे पास सोफे पर चुपचाप बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। नहाने के बाद जियांग वानिंग का नशा धीरे धीरे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही उसे अभी अभी हुई उन पागलों जैसी हरकतों की याद आई, उसका सुंदर चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया। जियांग वानवान ने अपनी बहन के चेहरे के हाव भाव ता लिए। वैसे दीदी, उसने फुसफुसाते हुए पूछा, आज तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी ली? और वो बाहर कौन खड़ा है? यह सुनते ही जियांग वानिंग का चेहरा फक पड़ गया और वह सोच में डूब गई। असल में वह एक बार में बारटेंडर का काम करती थी और कभी कभार ग्राहक उसे अपने साथ ड्रिंक लेने को कह देते थे। आज रात उसने किसी ग्राहक के दिए ड्रिंक का बस एक ही घूंट लिया था कि पूरे शरीर में गर्मी चढ़ने लगी और सिर घूमने लगा। खुशनसीबी से आज रास्ते में उसे फांग युआन मिल गया, वरना भगवान ही जानता है कि क्या अनर्थ हो जाता। लेकिन वह अपनी छोटी बहन जियांग वानवान को इतनी सब बातें बताकर डराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बात बनाते हुए झूठ बोल दिया। आज बार में एक इवेंट था तो गलती से थोड़ी ज्यादा हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। और वो जो बाहर खड़ा है वो मेरा सहकर्मी कोलीग है। यह सुनकर जियांग वानवान ने तुरंत उसे एक सब समझ रही हूं वाली नजर से देखा। अच्छा, तो यह सहकर्मी है? मुझे तो लगा नहीं था कि वो इतना जेंटलमैन निकलेगा। उसने तुम्हारे नशे में होने का जरा भी फायदा नहीं उठाया, हालांकि दिखने में थोड़ा छोटा ही लगता है। अपनी बहन का यह तेवर देखकर जियांग वानिंग थोड़ी झेम गई और नजरें चुराते हुए धीरे से बोली, थोड़ी देर बाद दोनों बहनें नाइट सूट पहनकर बाथरूम से बाहर आईं।
जियांग वानिंग ने काले रंग का लेस वाला सिल्क नाइट गाउन पहन रखा था, जिसमें से उसकी मैच्योरिटी झलक रही थी। वहीं जियांग वानवान ने सफेद खरगोश के प्रिंट वाला गुलाबी नाइट सूट पहना था, जिसमें वह एकदम मासूम लग रही थी। दोनों सोफे पर मेरे ठीक सामने आकर बैठ गईं। जियांग वानिंग, जिसका चेहरा अभी भी शर्म से लाल था, धीरे से बोली, आज मुझे सही सलामत घर पहुंचाने के लिए थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया। तभी जियांग वानवान ने उत्सुकता से पूछा, दीदी तुम्हारे इस सहकर्मी का नाम क्या है? यह सुनते ही मैंने जियांग वानिंग को शक भरी नजरों से देखा। आखिर उसने मुझे यह सहकर्मी वाली नई पहचान क्यों दे दी? लेकिन जब मैंने जियांग वानिंग की उन बेबस और मिन्नतें करती आंखों को देखा तो मुझे समझ तो नहीं आया कि वह सच क्यों छिपा रही है, पर मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। मैंने बात संभालते हुए कहा, मेरा नाम फांग युआन है, मैं तुम्हारी दीदी के साथ ही काम करता हूँ। जियांग वानवान मन ही मन सोचने लगी, फांग युआन, यह नाम और चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे क्या कॉलेज में भी कोई इसी नाम का लड़का है? फिर जियांग वानवान ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया, मेरा नाम जियांग वानवान है, क्या मैं आपको फांग भैया बुला सकती हूँ? मेरे तो तोते उड़ गए। अरे बहन, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, सहपाठी है हम। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसू या रोऊं। अरे मैडम, तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है? उधर जियांग वानिंग भी मुझे अपनी कटीली नजरों से घूरकर चुप रहने का इशारा कर रही थी। हाँ मैं समझ गई, जियांग वानिंग ने जल्दी से बात घुमाते हुए कहा, वानवान मुझे थोड़ी भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए नूडल्स का एक बड़ा कटोरा बना दोगी? वही गोल गोल बड़े वाले नूडल्स। हालांकि जियांग वानवान समझ रही थी कि उसकी दीदी उसे यहां से हटाने का बहाना ढूंढ रही है, फिर भी वह बेमन से मान गई और किचन की तरफ चली गई। जियांग वानवान के किचन में जाते ही जियांग वानिंग झट से मेरे पास आकर बैठ गई। वह थोड़ा आगे झुककर एकदम गंभीर होकर बोली, आज मेरी जो मदद की आपने उसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, बस जरा सी मदद ही तो थी, मैंने कहा। मेरी झेंप देखकर जियांग वानिंग को थोड़ी देर पहले हुई वह किस वाली घटना याद आ गई और उसका सुंदर चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया। वह बोली, मैं आपको शुक्रिया के तौर पर कुछ पैसे देना चाहती हूँ। यह सुनते ही मैंने जल्दी जल्दी हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। ऐसे कैसे? इतनी बड़ी मदद के लिए आपको ऐसे ही कैसे जाने दूं? पर चक्कर यह है कि आज मैं अपना फोन साथ लाना भूल गई थी। आप ऐसा कीजिए, मेरी बहन को वेचैट पर ऐड कर लीजिए, मैं उसी के फोन से आपको पैसे भेज दूंगी। इतना कहते ही जियांग वानिंग ने सोफे पर रखा जियांग वानवान का फोन उठा लिया। उसकी जिद देखकर मेरे पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। मैंने मन में सोचा, चलो अभी ऐड कर लेता हूँ, बाद में डिलीट मार दूंगा। क्या आप अभी निकल रहे हैं? जियांग वानिंग ने पूछा। हाँ, अब मैं आप लोगों की नींद और खराब नहीं करूंगा, मैंने जवाब दिया। तो पहले आप ट्रांसफर ले लीजिए, मैं अभी भेजती हूँ। मैंने कहा, छोड़िए भी, आप बाद में भेज देना, और इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आया। उधर जियांग वानवान ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो बाहर देखने आई। उसे लगा कि उसकी दीदी का प्लान फ्लॉप हो गया और मैं भाग गया, इसलिए वह फटाफट मेरे पीछे भागी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह वहीं की वहीं जम गई। मैं ठीक उनके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट नंबर 602 के दरवाजे पर खड़ा था और पासवर्ड डाल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर उसे एक क्या है वाली नजर से देखा। तभी बीप की आवाज के साथ मेरा दरवाजा खुल गया। जियांग वानवान अपनी हंसी दबाते हुए बोली, अरे वाह, तो फांग भैया तो ठीक सामने वाले घर में ही रहते हैं। उसी वक्त जियांग वानिंग भी दरवाजे पर आ गई। क्या हुआ वानवान? जियांग वानवान ने थोड़ा चिढ़ाते हुए अपनी दीदी से कहा, दीदी, फांग भैया तो ठीक सामने वाले फ्लैट में रहते हैं, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। सामने फ्लैट नंबर 602 के दरवाजे पर मुझे खड़ा देखकर जियांग वानिंग भी हैरान रह गई। दीदी, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि फांग भैया यहाँ रहते हैं? जियांग वानवान ने पूछा। मुझे सच में नहीं पता था, जियांग वानिंग ने हैरान होते हुए जवाब दिया। अब तो मैं और भी बड़े धर्म संकट में फंस गया था। मैं तो चुपचाप अपने घर में खिसकने की सोच रहा था, लेकिन इस लड़की ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। यह देखकर मैंने जल्दी से सफाई दी, अरे मैं तो बस कुछ ही दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। यह सुनते ही जियांग वानवान की आंखें खुशी से चमक उठीं। अरे वाह, फिर तो आप हमारे पड़ोसी निकले, सामने वाले घर का पड़ोसी। वाह क्या इत्तेफाक है। इतना कहकर जियांग वानवान अपनी दीदी की तरफ मुड़ी और बोली, दीदी, क्यों न कल फांग भैया को डिनर पर बुला ले, इन्होंने तुम्हें सही सलामत घर पहुंचाया है, तो इनका शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना। जियांग वानिंग ने मेरी तरफ देखा, क्या तुम कल रात हमारे घर खाने पर आ सकते हो? इसी बहाने पड़ोसी बनने की खुशी भी मना लेंगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, मैंने कहा। वैसे तो कॉलेज की यह ब्यूटी क्वीन किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, लेकिन आज मुझे इतनी मिठास से भैया कह रही थी तो मेरा भी बहस करने का मन नहीं हुआ। चलो कहने दो भैया, इसमें मेरा क्या जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द यह था कि अपनी ही क्लासमेट को इस पूरे ड्रामे के बारे में बाद में कैसे समझाऊंगा। दोनों बहनों को बाय बोलकर मैं अपने कमरे में आया, नहाया और सीधे बिस्तर पर लेट गया। घड़ी देखी तो रात का 1 बज चुका था। मैं छत को ताकता रहा, करवटें बदलता रहा, पर नींद का दूर दूर तक अतापता नहीं था। आज रात कांड ही इतने हो गए थे। जैसे ही आंखें बंद करता, जियांग वानिंग का वह किस याद आ जाता और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता। उधर जियांग वानिंग भी अपने बिस्तर पर लेटी लेटी आज रात की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। खुशनसीबी थी कि उसे फांग युआन मिल गया, वरना भगवान ही मालिक था कि क्या हो जाता। सोचते सोचते उसे भी मेरे साथ हुआ वह किस याद आया और उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। अगर उसकी बहन बगल में न सो रही होती तो वह तो मारे शर्म के गद्दे पर सिर पटकने लगती। उस रात हम तीनों में से 2 लोगों की नींद पूरी तरह उड़ी हुई थी। अगले दिन सुबह 11 बजे मैं अपनी आखिरी क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहा था। तभी मेरा दोस्त आकर बोला, फांग युआन, तुझे पता है
आज सुबह फिर किसी बंदे ने जियांग वानवान को प्रपोज कर दिया। अरे जियांग वानवान को प्रपोज करना कौन सी बड़ी बात है, बंदी है ही इतनी सुंदर, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। लेकिन तभी मेरे दिमाग में कल रात वाली जियांग वानवान की मियाऊ जैसी मीठी आवाज कौन थी? फांग भैया। कॉलेज में किसी ने उसका यह रूप देखा भी है कभी? अरे पूरी बात तो सुन। उस लड़के ने फेंक दी कि जियांग वानवान उसका पहला प्यार है, और वही मौके पर उसकी पोल खुल गई। जियांग वानवान ने सीधे ठंडे तेवर में कहा कि उसे झूठे लोगों से सख्त नफरत है, और खींच के एक थप्पड़ रसीद कर दिया। हा, सच में? फिर तो बंदे की किस्मत ही खराब थी, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन मन ही मन मुझे अपने फांग भैया वाले झूठ की याद आ गई और मैंने घबराकर माथे का पसीना पोंछा। तभी प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड थपथपाया। चलो क्लास शुरू करने से पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। यह सुनते ही मेरी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। सफेद कपड़ों में वही ब्यूटी क्वीन चुपचाप बैठी हुई थी। अरे तेरी तो, अगर जियांग वानवान को पता चल गया कि मैंने उसे झूठ बोला है तो मेरा क्या होगा भाई? वह तो मुझे भी थप्पड़ जड़ देगी। उसका सामना। इससे पहले कि उसका नाम पुकारा जाता, मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। मैंने अपने दोस्त लियू काई से कहा, सुन भाई लियू, जब मेरा नाम पुकारा जाए तो मेरी तरफ से तू हाँ बोल देना, और जब तेरी बारी आएगी तो मैं तेरी तरफ से बोल दूंगा। क्लास के बाद तुझे बढ़िया वाली बबल टी पिलाऊंगा। लियू काई तुरंत मान गया। कुछ ही देर बाद जब प्रोफेसर ने फांग युआन का नाम पुकारा तो लियू काई ने तुरंत चिल्लाकर कहा, यस सर, यहां हूं। लेकिन उसी पल उसे अजीब सा एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने नजरें घुमाकर देखा तो सीधे जियांग वानवान की नजरें उस पर टिकी थीं। लियू काई ने तुरंत कोहनी मारकर मुझसे कहा, फांग युआन, मुझे लग रहा है तेरा नाम सुनते ही जियांग वानवान ने मुड़कर तुझे ही घूरा था। यह सुनकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने बात टालते हुए कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तू कुछ भी फालतू सोच रहा है। मेरा उस लड़की से क्या लेना देना? अच्छा, तो फिर तू अभी तक बेंच के नीचे क्यों दुबका बैठा था? लियू काई ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं गुस्से में उसे घूरने लगा। तभी मैंने देखा कि जियांग वानवान ने अपना सिर वापस घुमा लिया है, तो मैंने चैन की एक लंबी सांस ली। भाई, इससे पहले कि पोल खुले मुझे यहां से पतली गली से निकलना होगा। मुझे क्लास खत्म होने से पहले ही घर पहुंचकर उसकी बहन से बात करनी थी ताकि इस रायते को समेटा जा सके। क्लास खत्म होते ही जैसे ही जियांग वानवान बाहर निकली, मैं तुरंत पिछले दरवाजे से भागा और अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर रॉकेट की रफ्तार से घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने सामने वाले फ्लैट 602 के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने जियांग वानिंग खड़ी थी। उसने हल्के नीले रंग की सनड्रेस और स्लीपर्स पहन रखी थी, और उसकी खुली हुई सूप जैसी पतली टांगे देखकर एकदम घरेलू और शांत सा वाइब आ रहा था। फांग युआन, तुम आ गए, अंदर आओ, बैठो, उसने कहा। फिर थोड़ा झिझकते हुए बोली, मैं बस अभी खाना बनाने ही वाली थी। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट साफ झलक रही थी। इस माहौल ने मुझ पर भी असर डाला और मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया। वानवान अभी कॉलेज से लौटी नहीं है, तुम तब तक सोफे पर बैठो, मैं किचन में जाकर तैयारी करती हूँ। इतना कहकर जियांग वानिंग मुड़ी और किचन की तरफ जाने लगी। मैंने अचानक कह दिया, अरे वानवान तो यहाँ है नहीं, तो इस वक्त सिर्फ हम दोनों ही है। मेरे मुंह से यह निकलते ही जियांग वानिंग के चेहरे के रंग उड़ गए। यह देखकर मैंने तुरंत सफाई दी, अरे रे, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैंने तो बस इसलिए बात शुरू की क्योंकि मैं वानवान के आने से पहले तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता था। लेकिन मेरा इतना कहना था कि जियांग वानिंग का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। उसने एक हाथ से अपना सीना पकड़ा और घबराकर पीछे हटने लगी। तुम क्या कहना चाहते हो? देखो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, जो मैं सोच रही हूं वही। उसकी हालत देखकर मैं हड़बड़ा गया और 2 कदम आगे बढ़ा। मुझे अपनी तरफ आते देख वह और ज्यादा घबरा गई। पीछे रखा सोफा उसे दिखाई नहीं दिया और वह सीधे जाकर धड़ाम से सोफे पर गिर पड़ी। गिरते ही उसने डर के मारे साइड से एक अखबार उठाया और उसे अपनी छाती से चिपका लिया। इस वक्त उसकी हालत किसी समी हुई हिरनी जैसी लग रही थी। और फिर जैसे ही मुझे अपनी इस बेवकूफी का एहसास हुआ, मुझे लगा कि मेरी हरकतों से तो मैं ही गुंडा लग रहा हूं। इसलिए मैंने तुरंत अपना लहजा एकदम ढीला और नरम कर लिया। दरअसल बात यह है कि जियांग वानवान मेरी क्लासमेट है। मैंने सफाई दी। भले ही हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती और शायद उसे मेरा नाम चेहरा याद न हो, लेकिन कल तुमने कह दिया कि हम कोलीग है। मुझे लगा यह सही नहीं है, क्योंकि आखिर हम रोज एक ही क्लास में बैठते हैं। कभी न कभी तो पोल खुल ही जाएगी ना। तुम दोनों क्लासमेट हो? अरे वाह, यह तो कमाल का इत्तेफाक है। जियांग वानिंग सोच में पड़ गई। यूनहाई यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चे हैं और मेरी बहन का क्लासमेट ही मुझे रास्ते में बचा कर ले आया। फिर थोड़ा सोचकर वह बोली, चलो ठीक है, फिर मैं वानवान को बता दूंगी कि मैं तुमसे नशे में सड़क पर मिली थी और तुम मेरे कोई सहकर्मी नहीं हो। तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। वैसे तुमने कल रात जो पैसे मैंने भेजे थे वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किए? अरे मुझे सच में उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैंने हाथ हिलाते हुए मना किया। यह सुनकर जियांग वानिंग तुरंत मुंह फुलाकर गुस्सैल अंदाज में बोली, लेकिन कल रात तो हमारी बात हुई थी ना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरे पास तुम्हारा एहसान चुकाने का कोई और तरीका है। उसकी यह मासूम सी नाराजगी देखकर मैं बस हाँ में सिर हिला सका, पर मन ही मन हंसते हुए सोचा, पैसे नहीं लोगे तो क्या अब अपने जिस्म का सौदा करोगे भाई? आधे घंटे बाद जियांग वानवान घर लौटी। उसने देखा कि मैं सोफे पर बैठकर बड़े आराम से टीवी देख रहा हूं और किचन से उसकी दीदी के खाना पकाने की खुशबू और छन छन की आवाजें आ रही है। वाह, क्या मस्त पारिवारिक माहौल जमा हुआ है। यह सब देखकर जियांग वानवान ने चुपचाप खिसक लेने का फैसला किया ताकि हमें थोड़ा प्राइवेसी मिल सके। मैंने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो जियांग वानवान दबे पाव झुक झुक कर बाहर निकलने की फिराक में थी। अरे ये क्या कर रही हो? मैंने आवाज दी। जियांग वानवान, जो मन ही मन भगवान से मना रही थी कि मेरी नजर उस पर न पड़े, वहीं की वहीं जम गई। शोर सुनकर जियांग वानिंग भी किचन से बाहर झांकी। वानवान आ गई तुम?
थोड़ी देर बैठो, मैं बस खाना तैयार ही कर रही हूँ। हाँ दीदी, तुम आराम से खाना बनाओ, मैं फांग भैया का ध्यान रखती हूँ, जियांग वानवान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अभी भी मुझे भैया कहते देखकर जियांग वानिंग ने जल्दी से बात संभाली। वानवान, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। दरअसल कल रात मैं थोड़ी ज्यादा पी गई थी। फांग युआन मुझे रास्ते में मिला और सही सलामत घर छोड़ गया। यह मेरा कोई कोलीग नहीं है। तो फिर कल तुमने इसे अपना दोस्त क्यों बताया था? जियांग वानवान ने आंखें छोटी करके शक भरी नजर से पूछा। अरे, मुझे लगा तुम फालतू में परेशान हो जाओगी, क्योंकि तब तक फांग युआन मेरे लिए अनजान था। जियांग वानवान को अभी भी थोड़ा शक हो रहा था। आखिर कल रात दोनों के बीच जबरदस्त किस हुआ था। कोई लड़की नशे में भी किसी एकदम अजनबी बंदे को सीधे होठों पर किस तो नहीं कर लेती। अगर तुम्हें अब भी यकीन हो तो तुम खुद फांग युआन से पूछ लो। जियांग वानिंग ने मेरी तरफ गेंद फेंक दी। हाँ, असल में दीदी वानिंग मुझे रास्ते में ही मिली थी, क्योंकि उनका घर मेरे रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए मैंने उन्हें लिफ्ट दे दी, मैंने जरा ड्रामा करते हुए कहा। उधर जियांग वानवान मन ही मन गणित लगा रही थी। अरे यार, मेरी दीदी पिछले 2 दिनों से कितनी खोई खोई सी रह रही थी, और आज फांग भैया हमारे घर आकर इतने खुश दिख रहे हैं। साफ जाहिर है कि इन्हें मेरी दीदी में पक्का इंटरेस्ट है। कल रात की उनकी पूरी रासलीला को ध्यान में रखकर उसने सीधे यही नतीजा निकाला। दीदी को तो फांग भैया से लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्यार हो गया। जियांग वानवान के चेहरे पर गहरा सस्पेंस देखकर मुझे लगा कि अब इसे सच बता ही देना चाहिए। वैसे एक बात और है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। असल में हम दोनों, क्या मैं अब भी आपको फांग भैया कह सकती हूँ? उसने बीच में ही बात काट दी। नहीं, मेरा मतलब था कि हम सच में। तो क्या आप मुझे अपनी साली बनाना चाहते हो? यह कहते ही उसकी बड़ी बड़ी बादाम जैसी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मेरे तो होंठ ही फड़क कर रह गए। मैंने पूरी तरह हथियार डाल दिए। अबे छोड़ो यार, जो समझना है समझो। उधर जियांग वानिंग तो बस मुस्कुराए जा रही थी, मानो सब समझ रही हो कि मामला किस तरफ जा रहा है। खैर, इसके बाद जियांग वानवान हम दोनों को जबरदस्ती मोनोपोली का खेल खेलने के लिए खींच ले गई। शुरुआत में तो सब नॉर्मल चल रहा था, जमीन खरीदना, किराया वसूलना, लेकिन तभी जियांग वानिंग ने एक पेनल्टी कार्ड खींचा और अचानक माहौल का पारा चढ़ गया। जियांग वानिंग ने बड़ी उलझन के साथ उस कार्ड को देखा, फिर एक नजर मुझ पर डाली और एक नजर जियांग वानवान पर। देखते ही देखते उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। दीदी, क्या कार्ड निकला? जियांग वानवान ने पूछा। अरे, यह वाला काउंट नहीं होगा, मैं दूसरा कार्ड उठाती हूँ। जियांग वानिंग का चेहरा पके हुए टमाटर की तरह लाल पड़ चुका था। ऐसे कैसे? रूल्स तो रूल्स होते हैं, मुझे देखने दो। जियांग वानवान ने अपनी दीदी को चकमा देकर झट से उसके हाथ से कार्ड छीन लिया। कार्ड पर लिखा था, अपने बाईं तरफ बैठे पहले खिलाड़ी को 5 सेकंड तक किस करो। जो पानी मैं अभी घूंट भर के पी रहा था, वो लगभग मेरे मुंह से बाहर ही आ गया। अबे भाई, ये कौन सा मोनोपोली का गेम है? यह मोनोपोली का बोर्ड गेम कहाँ से खरीदा है तुमने? यह बोर्ड गेम मुझे मेरी रूममेट ने गिफ्ट दिया था, मैंने आज तक कभी खेला ही नहीं। जियांग वानिंग ने घबराकर सफाई दी। मैं इसे बदल देती हूँ। वह कार्ड बदलने ही वाली थी कि जियांग वानवान के दिमाग की बत्ती जली। ना ना ना, कोई कार्ड नहीं बदला जाएगा, गेम रूल से ही खेला जाएगा। जियांग वानवान की आंखें शैतानी चमक से चमक उठीं। उसने चारों तरफ देखा। हम उशेब के सोफे पर बैठे थे और मैं किस्मत से जियांग वानिंग के ठीक बाईं तरफ बैठा था। गेम के रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो जियांग वानिंग की सजा का शिकार मैं बनने वाला था। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया हो गया। जियांग वानवान भला ऐसे मौके को हाथ से कैसे जाने देती? उधर जियांग वानिंग का तो ऐसा कोई इरादा बिल्कुल नहीं था। सजा पूरी करने के लिए मुझे लगा कि मैं ही। दोनों बहनें वहीं अचानक चुप हो गईं। मुझे थोड़ी झेंप और बेचैनी होने लगी। यह सजा वाकई कुछ ज्यादा ही तगड़ी थी। अरे बस बस, बहुत हो गया, क्यों न हम कार्ड एक से चेंज कर ले। मैंने माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन जियांग वानवान कहाँ मानने वाली थी। वह बोली, अरे बाप रे, आप दोनों तो, क्या आप दोनों पहले ही किस कर चुके हैं? तो दोबारा किस करने में क्या हर्ज है? अगर बात नहीं बन रही तो गाल पर एक किस ही काफी है। क्यों दीदी, तुम गेम में चीटिंग तो नहीं करना चाहोगी ना? जियांग वानवान ने फिर अपनी दीदी को घेरा। जियांग वानिंग अपने प्यारे और नखरे वाले अंदाज में आ गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और धीमी आवाज में बोली, अच्छा ठीक है फिर। यह सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जियांग वानिंग का चेहरा और कान पके हुए टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। फांग युआन, अपनी आंखें बंद करो। जियांग वानिंग की आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। मैंने चुपके से थूक गटका। यह कहना झूठ होगा कि मेरा दिल नहीं ललचा रहा था, लेकिन अगर जियांग वानिंग खुद नहीं चाहती तो मैं उसे मजबूर बिल्कुल नहीं करता। पर अब जब वह खुद पहल कर रही थी तो मैं भी सीधे सादे बंदे की तरह आज्ञाकारी बनकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही जानी पहचानी खुशबू धीरे धीरे करीब आती गई और आखिरकार मेरे चेहरे पर एक एकदम कोमल सा एहसास हुआ। उसने अपने होंठ मेरे गाल पर टिका दिए थे। मेरी सांसें गले में ही अटक कर रह गईं। कहने को तो बस 5 सेकंड थे, लेकिन लगा जैसे जमाने बीत गए हो। जब वह खुशबू धीरे धीरे दूर हटी, तब जाकर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। जियांग वानिंग मारे शर्म के इतनी पानी पानी हो चुकी थी कि उसने अपना सिर सोफे में ही छिपा लिया। वह बिना कुछ बोले वहीं जम गई थी और घबराहट में अनजाने में अपने नाइट गाउन का किनारा उंगलियों से मरोड़े जा रही थी। जियांग वानवान ने ही उस अजीब सी खामोशी को तोड़ा। उसने ताली बजाते हुए कहा, चलो चलो, सजा पूरी हो गई, अब आगे खेलते हैं। उसने उत्सुकता से पासा मेरे हाथ में थमा दिया। सच में, यह लड़की तो उस्ताद है, माहौल का पूरा मजा लेना जानती है।
अब जियांग वानवान की बारी थी कार्ड निकालने की, और वह बेहद एक्साइटेड थी। उसने जैसे ही कार्ड पलटा, उसके चेहरे की बत्ती सी तुरंत गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले जियांग वानिंग के साथ हुआ था। पूरे कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इस गेम में जितने भी पेनल्टी कार्ड है, सब के सब खुराफाती है। अरे, शायद यह कार्ड भी कुछ अजीब सा ही है। इससे पहले कि जियांग वानवान अपनी बात पूरी कर पाती, इसके जवाब में अब तक शांत बैठी जियांग वानिंग अचानक बोल पड़ी। उसकी आवाज में एक खुराफाती, बदले वाली मुस्कान थी। वानवान, गेम के रूल्स तो मानने ही पड़ेंगे। मैंने भी वही किया जो कार्ड में लिखा था, तो तुम चीटिंग नहीं कर सकती। अपनी बहन की तीखी नजरें देखकर जियांग वानवान का तो रोना ही निकल गया। उसने मन ही मन उस कार्ड बनाने वाले को सौगालियां दी। सजा इतनी जल्दी वापस उसी पर आ गिरेगी, उसने सोचा भी नहीं था। अपने दाहिनी तरफ बैठे पहले खिलाड़ी को 5 सेकंड के लिए किस जियांग वानिंग ने हाथ बढ़ाकर जियांग वानवान के हाथ से कार्ड छीना और जोर जोर से पढ़कर सुनाया। अबे भाई, मैं तो पूरी तरह से सन्न रह गया। क्या यह गेम खास तौर पर मुझे ही लपेटने के लिए बनाया गया था? सारी की सारी सजाएं मेरे ही हिस्से क्यों आ रही थी? दोनों बहनें शर्म से पानी पानी थीं, लेकिन जियांग वानिंग को थोड़ी देर पहले की अपनी झेप याद थी, तो वह पीछे हटने वाली नहीं थी। शर्त तो शर्त होती है मैडम। जियांग वानिंग ने चुटकी लेते हुए जियांग वानवान को कोहनी मारी। जियांग वानवान ने अपना निचला होंठ दांतों तले दबाया। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। वह धीमी आवाज में बोली, अच्छा ठीक है फांग भैया, अपनी आंखें बंद करो। उस पल मेरी हालत तो तवे पर तड़पती मछली जैसी हो गई थी। मैं मजबूरी और लाचारी में बस अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। अगले ही पल एक मीठी और मासूम सी खुशबू मेरी नाक से टकराई, जो जियांग वानिंग की मैच्योर खुशबू से काफी अलग थी। लेकिन 2 सेकंड बीत जाने के बाद भी मुझे गाल पर कोई टच महसूस नहीं हुआ। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने चुपके से एक आंख खोलकर देखा। भाई साहब! जियांग वानवान आंखें बंद किए, पैरों की उंगलियों के बल उचकी हुई थी और उसके होंठ सीधे मेरी ठुड्डी के पास थे। मैं तो सदमे से आंखें फाड़े देखता रह गया, और उधर जियांग वानिंग भी अविश्वास से यह सब ताक रही थी। जैसे ही जियांग वानवान ने मेरी ठुड्डी पर किस किया, उसने अपनी आंखें खोली। हमारी नजरें सीधे आपस में टकराईं और उसे तुरंत समझ आ गया कि हड़बड़ी में उसने गलत जगह किस कर दिया है। पहले तो उसने झटके से अपना मुंह ढका, फिर जब गलती का एहसास हुआ तो दोनों हाथों से अपना पूरा चेहरा ही छिपा लिया। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। कुछ देर तक कमरे में बड़ा ही अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। फिर जियांग वानिंग ने हल्की सी खांसी फेंककर माहौल को संभालने की कोशिश की। चलो कोई बात नहीं, अब हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। जियांग वानवान ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके कान इतने लाल हो चुके थे कि लग रहा था अभी खून छलक पड़ेगा। अब उसमें मुझसे दोबारा कार्ड निकलवाने की हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि अब सजा वाला कार्ड निकालने की बारी मेरी खुद की आ गई। पासा पकड़े मेरा हाथ कांप रहा था। जियांग वानिंग मेरे बाईं तरफ बैठी थी और जियांग वानवान मेरे दाईं तरफ। इस गेम का पागलपन साफ दिख रहा था। अब भगवान ही जाने कि इस बार मेरे साथ क्या कांड होने वाला था। अबे यार, यह कैसी बेहुदा मांग थी। सच में, जैसे ही मैंने कार्ड पलटा, हम तीनों के होश उड़ गए। कार्ड पर लिखा था, अपने दाहिनी तरफ बैठे अपोजिट जेंडर के खिलाड़ी की जांघ को 5 सेकंड तक छुओ। नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा निर्देश तो और भी खुराफाती था। अगर स्कर्ट पहनी है तो जांघ का हिस्सा दिखना चाहिए। कमरे में हवा जैसे जम सी गई। मेरे ठीक दाहिनी तरफ जियांग वानिंग बैठी थी। उसके गाल शर्म से एकदम लाल पड़ चुके थे और उसकी छोटी बहन वानवान आंखें फाड़े बोर्ड को ताक रही थी। इस गेम का ऐसा अश्लील रूप देखकर दोनों बहनों के तोते उड़ चुके थे। मेरे तो होंठ ही फड़कने लगे। भाई, यह सजा तो सीधे सीधे इसी सीन के लिए बनाई गई लग रही थी। जियांग वानिंग को शर्म से पानी पानी होते देखकर मैंने उस अजीब सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश की और कहा, अरे छोड़ो यार, आज का यह बेतुका गेम यही खत्म करते हैं। अपनी शर्मिंदा बहन को बचाने के लिए वानवान ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन हम दोनों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब जियांग वानिंग ने एक लंबी सांस ली, मानो कोई बहुत बड़ा फैसला ले रही हो, और धीरे से सिर हिलाया। उसने सजा स्वीकार कर ली थी। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, उसकी गोरी गोरी उंगलियों ने अपनी स्कर्ट के किनारे को पकड़ा और धीरे से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, जिससे उसकी सुडौल और कोमल जांघ का एक हिस्सा रोशनी में चमकने लगा। उसकी त्वचा एकदम चिकनी और मखमली लग रही थी। मेरा दिल ढोल की तरह जोर जोर से धड़कने लगा और लगा जैसे पूरी दुनिया वही थम गई हो। मुझे अपनी ही नसों में दौड़ते खून की आवाज सुनाई दे रही थी। जब मैंने कांपते हाथों से आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से उसके घुटने के ठीक ऊपर की त्वचा को छुआ, तो मुझे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर एकदम तिनके की तरह तंग गया था। घबराहट और शर्म की एक तेज कंपी उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। एक पल की झिझक के बाद मैंने गेम का रूल पूरा किया और उस गर्म कोमल त्वचा को पूरे 5 सेकंड तक धीरे से सहलाया। 5 सेकंड होते ही जियांग वानिंग ने झटके से अपनी स्कर्ट नीचे कर ली और उस खूबसूरत हिस्से को फिर से ढक दिया। फिर अपनी बहन की तरह ही उसने भी अपना लाल टमाटर हुआ चेहरा सोफे के कुशन में गाड़ लिया और बाहर निकलने से साफ मना कर दिया। माहौल इतना ज्यादा अजीब और टाइट हो चुका था कि हम तीनों के मन में बस एक ही विचार आया, इस मनहूस खेल को तो आज के आज हमेशा के लिए कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। इसके बाद धड़ाम धड़ाम की 2 जोरदार आवाजें हुईं। दोनों बहनें उल्टे पैर अपने अपने कमरों की तरफ भागीं और दरवाजे कसकर बंद कर लिए। आखिरकार यह घुटन भरी, ड्रामे से भरपूर रात खत्म हुई। मैं सोफे पर अकेला ढह गया और मेरा मन पिछली रात की वो जबरदस्त घबराहट और भयानक अनुभूति उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी और काफी देर तक पीछा ही नहीं छोड़ रही थी।
अगली शाम भी माहौल वैसा ही अजीब सा और सन्नाटे से भरा हुआ था। आखिरकार उस अजीब सन्नाटे को तोड़ने के लिए जियांग वानवान ने ताज खेलने का आइडिया दिया। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 3 पत्ती का सुझाव दिया, जो पूरी तरह किस्मत का खेल था। हार से बचने के लिए उसने दाव पर पैसे नहीं बल्कि स्टिकी नोट्स रखे। उसे लगा कि इस बार तो वो हारने से बच ही जाएगी, लेकिन आधे घंटे बाद ही उसका यह वहम टूट गया। वानवान का पूरा चेहरा स्टिकी नोट से ढका हुआ था। हालत यह थी कि उसे ताश के पत्ते तक ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। वह तो बस रोने ही वाली थी। एक बार फिर बुरी तरह हार चुकी थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर, जिस पर उसकी अंदरूनी खींच साफ दिख रही थी, मैंने बेबसी से सिर हिला दिया। मेरे बगल में खड़ी जियांग वानिंग भी अपनी छोटी बहन की इस दुर्दशा पर मजे ले रही थी और उसे हल्के फुल्के अंदाज में चिढ़ा रही थी कि कितनी अनाड़ी और हवाबाज है। वानवान ने आखिरकार अपनी वही पुरानी नौटंकी शुरू की। उसने अपने चेहरे से स्टिकी नोट फाड़ा और अपनी दीदी के चेहरे पर चिपका दिया। फिर उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। अब भला मैं क्या करता? मैंने भी हथियार डाल दिए। थोड़ा आगे झुक गया ताकि वह मेरे चेहरे पर भी स्टिकी नोट चिपका सके। तब जाकर वानवान के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आई। अब हम तीनों के चेहरों पर रंग बिरंगे स्टिकी नोट्स चिपके हुए थे, बिल्कुल 3 शरारती बिल्लियों के बच्चों की तरह जो एक दूसरे को देखकर मुंह बना रहे हो। कल रात की वो पूरी शर्मिंदगी और झेम हवा में गायब हो चुकी थी। वानवान ने एक्साइटमेंट में आकर अपना फोन निकाला और बोली, चलो चलो एक ग्रुप फोटो लेते हैं। मैं बीच में थोड़ा झुककर बैठ गया और दोनों बहनें दोनों तरफ से मुझ पर झुक गईं। हम तीनों के सिर एक दूसरे से सटे हुए थे। जैसे ही उसने चीज कहा, वह पल हमेशा के लिए कैमरे में कैद हो गया। हम तीनों दिल खोलकर मुस्कुरा रहे थे। फोटो में मैं एकदम चिल और सेटिस्फाइड लग रहा था। वानवान खिलखिलाकर हंस रही थी, जबकि जियांग वानिंग के चेहरे पर एक शर्मीली सी कोमलता थी। उसकी आंखों में इस पारिवारिक गर्माहट की चाहत साफ झलक रही थी। तस्वीर देखते हुए मैं सोच में डूब गया। क्या यही वो अपनापन और घर नहीं था जिसका सपना जियांग वानिंग हमेशा से देखती आई थी? फिर वानवान के कहने पर हम तीनों ने वही फोटो अपने अपने फोन का वॉलपेपर लगा ली। मेज पर अगल बगल रखी तीनों स्क्रीन पर उस अनोखी फैमिली फोटो को देखकर हमारी मुस्कान और गहरी हो गई। अगली सुबह मेरी आंखें फोन की रिंगटोन से खुली। स्क्रीन पर वही रंग बिरंगी फैमिली फोटो चमक रही थी। स्टिकर से ढके हम तीनों के मुस्कुराते चेहरों को देखकर मेरी सारी नींद और आलस पल भर में गायब हो गया। मैं झटपट नहा धोकर सोफे पर आ बैठा। थोड़ी देर बाद सामने वाला दरवाजा खुला तो मेरी नजरें सहेज ही उधर उठ गईं। और भाई साहब, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर दोनों बहनें एक जैसी सफेद शर्ट और ग्रे कलर की प्लीटेड स्कर्ट पहने हुए, एक तरफ जहां मैच्योरिटी झलक रही थी, वहीं दूसरी तरफ मासूमियत और क्यूटनेस थी। दोनों एक साथ खड़ी होकर ऐसी लग रही थी मानो आसमान से 2 जुड़वा परियां जमीन पर उतर आई हो। एकदम चकाचौंध कर देने वाला नजारा था। वानवान ने अपनी दीदी को खींचकर मेरी तरफ खड़ा किया। फिर दोनों ने एक साथ घूमकर अपनी सेम टू सेम ड्रेस का जलवा दिखाया। मैं तो उन्हें बस टकटकी लगाए देखता ही रह गया और मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, गजब। मेरी नजरें कुछ ज्यादा ही गहरी थीं, जिसकी वजह से दोनों बहनें थोड़ी शर्मा गईं। जब मुझे अपनी इस बेवकूफी का एहसास हुआ तो मैंने नजरें चुराई और नाश्ता तैयार है बोलने का बहाना बनाकर झट से किचन की तरफ भाग निकला। मेरे पीछे से उनके खिलखिलाकर हंसने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नाश्ते के बाद हम तीनों शहर में नए खुले शॉपिंग मॉल के लिए निकल पड़े। मॉल काफी दूर था, इसलिए हमने बस से जाने का फैसला किया। लेकिन बस में चढ़ते ही मुझे अपने इस फैसले पर पछतावा होने लगा। दोनों बहनें मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थीं। बस का हर बंदा, चाहे सीधे सीधे हो या छुपाकर, बस उन्हीं दोनों बहनों को घूरे जा रहा था। लोगों के चेहरों पर हैरानी, उत्सुकता और जलन साफ दिख रही थी। वीकेंड होने की वजह से बस ठसाठस भरी हुई थी और एक भी सीट खाली नहीं थी। मैंने उन दोनों को खिड़की की तरफ खड़ा कर दिया और खुद उनके आगे एक ढाल की तरह खड़ा हो गया ताकि कोई फालतू बंदा उन्हें न ताक सके। मेरी बाहों ने हम तीनों के लिए एक प्रोटेक्टिव घेरा बना दिया था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, भीड़ और बढ़ती गई, जिसकी वजह से मुझे अपनी सुरक्षा दीवार को और कसना पड़ा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में खड़ा एक ठरकी बंदा अजीब तरीके से हमारे घेरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। खिड़की के पास जगह पहले ही कम थी और उन दोनों के खड़े होने के बाद तो हवा निकलने तक की जगह नहीं बची थी। मैं तुरंत समझ गया कि उस साले की नीयत क्या है, इसलिए मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला और अपने शरीर से उसका रास्ता कसकर ब्लॉक कर दिया। जब वह बंदा आगे नहीं बढ़ पाया तो बौखला गया और मुझसे बहस करने लगा कि मैं उसका रास्ता क्यों रोक रहा हूं। मैंने उसे एकदम बर्फीली और कातिलाना नजरों से घूरा। मेरी आवाज में जरा भी नरमी नहीं थी। पूरी बस खचाखच भरी है, कहाँ घुस रहे हो? वह बंदा नाटक करते हुए चिल्लाने लगा। अपनी ऊंची आवाज से आसपास के लोगों की हमदर्दी बटोरने की कोशिश करने लगा। यहां तक कि वह विक्टिम कार्ड खेलने लगा ताकि लोगों को लगे कि उस पर हमला करने वाला हूं। लेकिन आसपास के यात्रियों ने उसकी नीयत टाल ली थी और उसे घिनौनी नजरों से देखने लगे। बस के उस डिब्बे में खड़ी दोनों बहनों ने भी अपनी त्योरियां चढ़ा ली। उस ठरकी बंदे की हरकत से वे दोनों भी बेहद चिढ़ी हुई थीं। वह ठरकी आदमी अवाक रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मैं एक पल के लिए रुका, फिर मेरी आंखें एकदम बर्फीली हो गई और मैंने धीरे से उसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस तरह गुंडागर्दी और छेड़छाड़ करना जेल भेजने लायक अपराध हो सकता है? मेरी आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन उसके कानों में सीधे तीर की तरह चुभी। यह सुनते ही उस बंदे के पसीने छूट गए और वह एकदम टाइट हो गया। उसी पल उसके बगल में बैठी एक आंटी ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए जोर से कहा, हाँ हाँ ड्राइवर साहब, गाड़ी सीधे थाने ले चलो और इस लफंगे को पुलिस के हवाले करो।
आसपास के बाकी पैसेंजर्स ने भी आंटी की बात पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी बस उस ठरकी पर बरस पड़ी। वह बंदा पूरी तरह घबरा गया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। तभी खुशनसीबी से बस स्टॉप आ गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने झट से अपना सिर नीचे झुकाया, बस के अगले दरवाजे से कूदा और बिना पीछे मुड़े दुम दबाकर भाग निकला। मैंने मुस्कुराकर उन सभी पैसेंजर्स को थैंक यू कहा जिन्होंने मेरा साथ दिया था। मेरे ठीक पीछे से मुझे दो जोड़ी चमकीली और तारीफ से भरी आंखें अपने ऊपर टिकी हुई महसूस हो रही थीं। उस पल भले ही मेरे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ लग रहा था, लेकिन दिल को जो सुकून मिला उसका कोई मुकाबला नहीं था। उन दोनों बहनों की हिफाजत करना एक ऐसा फर्ज था जिसे मैंने खुद अपनी खुशी से अपनाया था। बस से उतरते ही वान चमकती आंखों से दौड़कर मेरे पास आई और बच्चों की तरह उछल उछल कर मेरी तारीफ करने लगी। फांग भैया, तुम तो एकदम हीरो निकले। जियांग वानिंग के चेहरे पर भी वही इंप्रेस होने वाले एक्सप्रेशंस थे। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी मानो सामने कोई सुपर हीरो खड़ा हो। मैंने थोड़ा झेंपते हुए हाथ हिलाया और कहा, अरे रे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने उनकी तरफ मुड़कर पूछा, वैसे तुम दोनों ऐसी सिचुएशन को अकेले कैसे हैंडल करती हो? वानवान ने एकदम सीरियस होकर जवाब दिया, मैं तो सीधे अपनी लात से मामला सुलझाती हूँ। यह सुनकर मेरे माथे से ठंडे पसीने की बूंद टपक गई। मुझे अचानक याद आया कि मैडम तो कॉलेज के सांडा किक बॉक्सिंग क्लब की मेंबर है। फिर भी मैंने बड़े भैया वाले टोन में उसे समझाया, आगे से ऐसी जल्दबाजी मत करना, जब तक मैं साथ हूँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वानवान ने जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया। उसकी मुस्कान एकदम कड़क थी। उसका यह अंधा भरोसा देखकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली। मॉल में एंटर करते ही दोनों बहनें तो ऐसे गायब हुईं जैसे मछली पानी में उतर जाती है। पूरे एक्साइटमेंट के साथ दुकानों और गैजेट्स को देखने लगी। हमने थोड़ी देर मॉल में बास्केटबॉल खेला और क्लॉ मशीन से खिलौने निकाले। सच में बड़ा मजा आया। अब मेरे फोन के फोटो एल्बम में दो नई तस्वीरें थीं। एक में क्लॉ मशीन से गिफ्ट जीतने के बाद वानिंग की क्यूट और हैरान सी मुस्कान थी, और दूसरी में गेम हारने के बाद वानवान का लटका हुआ मुंह। इसी दौरान एक और छोटा सा कांड हो गया। एक मंचला लड़का वानवान से फ्लर्ट करने और उसका नंबर मांगने की कोशिश करने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे झटके से वानवान को अपनी तरफ खींचा और सीधे ठोक के बोला, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनते ही उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी नजरें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। फिर अपने बगल में खड़ी शांत और सहमी हुई वानिंग की तरफ मुड़कर मैंने बिना सोचे समझे ही ठोक दिया, और यह भी मेरी ही गर्लफ्रेंड है। भाई साहब, इस डायलॉग का असर तो एकदम जबरदस्त हुआ। वह लड़का और उसके आवारा दोस्त एकदम पीले पड़ गए और घबराकर उल्टे पैर वहां से 9-2-11 हो गए। लेकिन मेरे पीछे खड़ी दोनों बहनों का चेहरा शर्म से एकदम लाल टमाटर हो गया। बेचारी इतनी पानी पानी हो गई कि शर्म के मारे अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी। लगा जैसे मेरे इस जुमले ने पूरे माहौल को ही जमा कर रख दिया हो। मैंने झेंपते हुए अपना सिर खुजाया और बात संभालने के लिए कपड़ों की शॉपिंग करने का बहाना बनाया। तब जाकर वह अजीब सा सन्नाटा टूटा। एक लेडीज कपड़ों की दुकान पर पहुंचकर दोनों बहनें आखिरकार उस शौक से बाहर आईं और उनमें फिर से वही पुरानी एनर्जी लौट आई। मैं थक-हार बेंच पर बैठने ही वाला था कि उन्होंने मुझे खींचकर खड़ा कर दिया। वानवान ने 2 ड्रेसेज उठाई, एक क्रीम बेज कलर की और दूसरी हल्के हरे रंग की। उसने मेरे सामने उन्हें लहराते हुए पूछा, फांग भैया, बताओ कौन सी मुझ पर ज्यादा जचेगी? मैंने मन ही मन वानिंग को उन ड्रेसेज में इमेजिन किया और बिना झिझके बोल दिया, अरे तुम दोनों पर तो कोई भी ड्रेस अच्छी ही लगेगी। वानवान ने तुरंत अपनी दीदी को आंख मारते हुए चिढ़ाया, मानो कह रही हो, देखा दीदी, मैंने कहा था ना। अपनी छोटी बहन की इस चुटकी से झेमकर वानिंग ने तुरंत बात घुमाने के लिए वानवान की ड्रेस के बारे में पूछ लिया। मेरा दिमाग भी फटाफट दौड़ा वानवान की सफेद फ्रॉक और वानिंग के नीले गाउन के बीच। मैंने दोनों को एकदम कड़क फीडबैक दिया। सफेद ड्रेस वानवान के नटखट और प्यारे अंदाज पर जंच रही थी, जबकि नीला गाउन वानिंग के शांत और ग्रेसफुल लुक को निखार रहा था। मेरी तारीफ सुनकर दोनों की आंखों में एक सेटिस्फाइड सी मुस्कान तैर गई। वे कपड़े लेकर सीधे ट्रायल रूम में चली गईं और जाते जाते मुझे बोल गईं कि कपड़े बदलने के बाद ही उन्हें देखकर बताऊंगा कि कैसी लग रही है। मैं मुस्कुराया और ट्रायल रूम के बाहर खड़ा हो गया। सच कहूं तो मेरे दिल में भी थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। कुछ ही देर में दोनों दरवाजे एक साथ खुले और भाई साहब, उस पल तो मेरी सांसें ही अटक गईं। सफेद ड्रेस में वानवान इतनी क्यूट और नटखट लग रही थी मानो कोई नन्ही परी जमीन पर उतर आई हो। वहीं दूसरी तरफ नीले गाउन में वानिंग इतनी सौम्य और एलिगेंट लग रही थी मानो किसी राजघराने की शहजादी किसी पेंटिंग से निकलकर बाहर आ गई हो। एक तरफ चुलबुलापन था तो दूसरी तरफ शांति। दोनों साथ में खड़ी होकर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या ही कहूं। एकदम परफेक्ट, मतलब 100 में से 100 नंबर। सिर हिलाने के अलावा उस वक्त मेरे पास मेरी इस हैरानी और सदमे को बयां करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। मेरा यह उड़ा हुआ मुंह देखकर दोनों बहनें एक बार फिर मारे शर्म के लाल हो गईं। वे दोनों आपस में एक दूसरे से चिपककर फुसफुसा रही थीं। कभी कभार जब उनकी नजरें मेरी नजर से मिलती तो वे घबराई हुई हिरनियों की तरह झट से अपनी आंखें फेर लेती, मारे शर्म के लाल हो जाती और अपने सिर नीचे झुका लेती। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उस बेहद खूबसूरत और शर्मीले पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। मेरे कहने पर दोनों ड्रेसेज खरीद ली गईं और मैं तो सीधे उनका पर्सनल असिस्टेंट और कपड़े टांगने वाला हैंगर ही बन गया। मैं बस चुपचाप उन्हें एक के बाद एक शानदार ड्रेसअप शो करते हुए देख रहा था, जिसकी वजह से मेरे फोन का फोटो एल्बम ढेरों तस्वीरों से भर गया। मेरे दोनों हाथ शॉपिंग बैग से लदे हुए थे और पैर थककर सुन्न हो चुके थे, लेकिन उन दोनों के अंदर तो जैसे एनर्जाइजर का बैटरा लगा था, जरा भी नहीं थक रही थी। अभी जब मुझे लगा कि बस भाई अब और हिम्मत नहीं बची, तभी वे दोनों मुझे खींचकर पुरुषों के कपड़ों की दुकान मेन सेक्शन में ले गईं। जाहिर है उन्हें याद आ गया था कि वे यहाँ मेरे लिए भी कपड़े चुनने में मदद करने आई थी। तो लो भाई, अब बाजी पलट चुकी थी। अब उन्होंने मुझे वहीं पकड़कर रोक लिया और कपड़ों की ट्रायल के लिए खड़ा कर दिया। दुकान में मौजूद बाकी लड़के मुझे ऐसी जलन और ईर्ष्या भरी नजरों से घूर रहे थे कि क्या ही कहूं।
मैं उनके मन की बात अच्छे से समझ सकता था। अबे साले, दो दो बेहद खूबसूरत हसीनाएं इसके कपड़े चुन रही है और यह बंदा ऐसे मरे हुए मुंह से खड़ा है। क्या किस्मत पाई है। एस्टरिस्क। मैंने उन सबकी कातिलाना नजरों को महसूस किया, लेकिन मन ही मन हंसते हुए सोचा, अब इसमें मेरी क्या गलती भाई। एस्टरिस्क। जब उन्होंने बड़ी बारीकी से मेरे लिए ड्रेस चुन ली तो मैं उनके दिए हुए कपड़े पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आया। एक सिंपल सफेद टी शर्ट, उसके ऊपर गहरे रंग की चेकदार डेनिम जैकेट और साथ में ग्रे कलर की स्ट्रेट फिट जीन्स। सच में लुक एकदम जबरदस्त आ रहा था। बाहर आते ही सबकी आंखें इस नए लुक की तारीफ में चमक उठीं। जब मैं अपने चुने हुए दोनों कपड़े लेकर आगे बढ़ा तो जियांग वानिंग ने झट से वे कपड़े मेरे हाथ से ले लिए और सीधे बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ गई। मैंने उसे तुरंत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने थोड़ा अकड़कर मुझे देखा और बोली कि यह उनकी तरफ से मेरी मदद के लिए एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट है। अब उनसे बहस करने की मेरी हिम्मत तो थी नहीं, तो मैं बस बेबस होकर वानिंग को अपना कार्ड स्वाइप करते हुए देखता रह गया। देखते ही देखते मंगलवार की शाम आ गई। वानिंग और वानवान को घर छोड़ने के कुछ ही देर बाद मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो आंटी लियू शियाओली का कॉल था। दूसरी तरफ से आंटी की आवाज एकदम गंभीर और सख्त थी। वानिंग की ड्रिंक में नशीली दवा मिलाने वाला बंदा मिल गया है। वह अभी एक बार में बैठा है, तुम तुरंत यहाँ पहुंचो। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झटपट अपने जूते पहने और रॉकेट की स्पीड से उस बार वाली गली की तरफ दौड़ लगा दी। आंटी लियू के बताए हुए बार पर पहुंचते ही देखा कि वह पहले से ही मेन गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी। बिना कोई फालतू बात किए वह सीधे बार के अंदर की तरफ बढ़ गई। वह बेहद आकर्षक महिला सोंग मानेर पहले से ही अपने शिकार ली शिंग्यू के बगल में जाकर बैठ चुकी थी। ली शिंग्यू इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वह खुद शिकार बन चुका है और पिछली बार हुए अपने अपमान की आग में अब भी जल रहा था। जैसे ही सोंग मानेर उसके पास बैठी, वह तुरंत शिकार की गंध सूंघने वाली शार्क की तरह उस पर झपट पड़ा। उसकी आंखों में साफ तौर पर हवस और लालच तैर रहा था। मैं और आंटी लियू थोड़ी दूरी पर बैठकर देख रहे थे कि सोंग मानेर कितनी सफाई से उसे अपनी बातों के जाल में फंसा रही थी। कुछ पेग अंदर जाते ही ली शिंग्यू पूरी तरह से बह गया। बस यही सही मौका था। सोंग मानेर ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और ऐसा दिखाया मानो यह उसका आखिरी ड्रिंक हो। ली शिंग्यू घबरा गया। उसने झट से दाएं बाएं देखा और चोरी छिपे सोंग मानेर के ग्लास में वही नशीली दवा मिला दी। उसे लगा कि वह बड़े शातिर तरीके से काम कर रहा है, पर बेवकूफ यह नहीं जानता था कि उसकी एक एक हरकत कैमरे में कैद हो रही थी। जब सोंग मानेर वापस आई तो उसने बिना किसी झिझक के वह मिलावटी ड्रिंक गटक ली और थोड़ी ही देर में नशे में धुत होने का नाटक करने लगी। ली शिंग्यू के चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कान आ गई और वह उस लड़खड़ाती हुई सोंग मानेर को सहारा देकर बार से बाहर ले आया। आंटी लियू ने मुझसे कहा कि मैं घर चला जाऊं और बाकी का खेल वह खुद संभाल लेंगी, लेकिन मैंने इस नाटक का अंजाम अपनी आंखों से देखने की जिद पकड़ ली। आंटी लियू ने ज्यादा बहस नहीं की और मुझे अपनी कार में बिठाकर ली शिंग्यू की गाड़ी के पीछे पीछे चल दी। ली शिंग्यू अपनी कार सीधे अपने होटल के पिछले हिस्से में ले गया और बड़े शातिर अंदाज में स्टाफ वाले गेट से अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही उसने सोंग मानेर को बिस्तर पर पटका और उस पर झपटने ही वाला था कि धड़ाम, दरवाजा जोर से टूटा और पुलिस वाले धड़ाधड़ कमरे में घुस आए। उन्होंने एक झटके में ली शिंग्यू को दबोचा और जमीन पर पटक दिया। कैमरों की फ्लैशलाइट्स चमकने लगीं और रिपोर्टर्स की भीड़ होटल के कमरे में उमड़ पड़ी। जब ली शिंग्यू के पापा बदवास हालत में वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके कुलदीपक को पुलिस की गाड़ी में ठूसा जा रहा है और उनके आलीशान होटल की थू-थू हो चुकी है। उस बूढ़े बाप की तो सांस ही अटक गई और वह वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ा। यह सब देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली। आंटी लियू ने मेरी तरफ देखा। उनकी नजरों में मेरे लिए प्यार और नरमी साफ दिख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब पूरा मामला वह देख लेंगी और यह पक्का करेंगी कि वानिंग को आगे कभी किसी डर में न जीना पड़े। अगली सुबह जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक मुझे अपनी छाती पर भारी सा वजन महसूस हुआ, जिससे मेरी सांसें घुटने लगी। मेरी आंख झटके से खुली और मैंने देखा कि मेरी छाती पर सीधे जियांग वानिंग लेटी हुई थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। वह अभी भी अपने नाइट सूट में थी। उसकी आंखें हल्की लाल थीं और उनमें आंसू छलक रहे थे। वह बस टकटकी लगाए मुझे घूरे जा रही थी। मैं तो तुरंत घबरा गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वह कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रही और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। फांग युआन। आखिरकार उसने धीरे से बस मेरा नाम लिया। मैं पूरी तरह उलझन में था। आंटी लियू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने यह सब मुझसे क्यों छिपाया? उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। मैं तुरंत समझ गया। आंटी लियू के अच्छी तरह से मामला संभालने का असल में यही मतलब था। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है? मैं तो इस जन्म में तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका सकती। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और उसके आंसू बहकर सीधे मेरे गालों पर टपकने लगे। मुझे इस तरह हकलाते और घबराए हुए देखकर उसने मुझसे और कोई सवाल नहीं किया। उसने सीधे अपना सिर नीचे झुकाया और अपने गर्म मखमली होठों से मेरी सारी सफाइयों पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। अबे यार, मुझे फिर से किस कर लिया गया? यह ख्याल मेरे दिमाग में कौन था? उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को अपने इतने करीब देखकर और उसकी उस किस में छुपी गर्माहट, आसान और बेकाबू भावनाओं को महसूस करके मैंने दुनिया भर की सारी बातें किनारे फेंक दी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी पतली कमर को कसकर अपनी तरफ खींच लिया और पूरे जुनून के साथ उसका साथ देने लगा। काफी देर बाद जब हमारे होंठ अलग हुए तो जियांग वानिंग ने गहरी सांस ली। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। कुछ पल पहले तक उसके दिमाग में बस एक ही फितूर था, उस बंदे को किस करने का जिसने उसे इतनी सुरक्षा और सुकून दिया था। लेकिन अब जैसे ही वह होश में आई, उस पर भयंकर वाली शर्म छा गई।
वह मुझे किस करके अभी अभी भागने ही वाली थी कि मैंने अपनी बाहों का घेरा और कस दिया और उसे जोर से गले लगा लिया। जियांग वानिंग का चेहरा और लाल हो गया। जुनून तो उतर चुका था, अब बस बेनथा शर्म बची थी। उसके इस घबराए हुए चेहरे को देखकर मैंने हल्की सी दबी हुई हंसी के साथ कहा, मैडम, इस बार को मिलाकर तुमने मुझे 2 बार जबरदस्ती किस किया है। यह सुनते ही वह और भी ज्यादा शर्मा गई। मेरी नजरों से नजरें चुराते हुए उसने अपना सिर सीधे मेरी गर्दन में छिपा लिया और उसकी गर्म सांसें मेरी त्वचा को सहलाने लगी। वो मेरा भी पहला ही किस था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके ये शब्द मेरे कानों में बिजली की तरह कड़के। मेरे अंदर का सोया हुआ शेर तुरंत जाग उठा। मैंने झटके से पासा पलटा और हमारी पोजीशन एकदम उल्टी हो गई। अब वह नीचे थी और मैं सीधे उसके ऊपर। जियांग वानिंग की आंखें फौरन फटी की फटी रह गईं। चेहरा एकदम सुर्ख लाल पड़ गया और उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी छाती को पीछे धकेलने की कोशिश की। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों दीदी वानिंग, तुम्हें क्या लगा कि ऐसे किस करके पतली गली से भाग जाओगी? अरे बिल्कुल नहीं। मैंने अपने अंदर उमड़ते हुए तूफान को जबरदस्ती दबाया। उसकी भीगी हुई आंखों में देखते हुए मैंने एक एक शब्द बड़ी शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मैडम, आप क्या चाहती है? मेरी तरफ एक बार और देखो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह सुनकर उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और शर्माते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मेरा चेहरा फिर से उसकी तरफ झुक रहा है, तो इस बार पहल करने की बारी मेरी थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पहले तो उसके होंठ हल्के से कांपे, फिर धीरे धीरे ढीले पड़े और आखिरकार उसने बिना सोचे समझे अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। बस मेरे शरीर की जानी पहचानी और सुकून देने वाली खुशबू ही उसके चारों तरफ फैली थी। भगवान जाने कितनी देर बाद मैंने बेमन से उसे छोड़ा। जैसे ही मेरी पकड़ ढीली हुई, वह किसी सहमी हुई हिरनी की तरह अपना चेहरा ढककर झट से मेरे कमरे से बाहर भाग गई। मैं बिस्तर पर लेटा लेटा बस छत को ताकता रहा। मेरी उंगलियों को अभी भी उसके होठों की मखमली कोमलता महसूस हो रही थी। अरे भाई, मैं हमेशा डिफेंसिव मोड में थोड़ी रहूंगा। भले ही मैंने ये कदम इमोशनल होकर उठाया था, पर मजा बहुत आया। और सच कहूं तो मेरा दिल इसे फिर से करने का कर रहा है। उधर जब वानवान उठी, तो उसे हम दोनों के बीच पके इस खिचड़ी का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वह तो हमेशा की तरह अपनी फुल एनर्जी में दौड़ती हुई मेरी किचन में अधम की। मुझे दोपहर का खाना बनाते देखकर जियांग वानिंग भी चुपचाप मेरी मदद कराने किचन में घुस आई। उस छोटी सी किचन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हम दोनों एकदम परफेक्ट ट्यूनिंग के साथ काम कर रहे थे, लेकिन हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे से नजरें भी मिला सके। तभी मसाले का डिब्बा उठाते वक्त गलती से मेरा हाथ उसके हाथ से टकरा गया और भाई साहब, वह तो ऐसे झटके से पीछे हटी जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। मेरा दिल धक से रह गया। अरे बाप रे, क्या यह गुस्सा हो गई? क्या मैंने आज सुबह कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी थी? शायद उसके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। वह मेरी आंखों में देख ही नहीं पा रही थी। उसे हद से ज्यादा झेप महसूस हो रही थी। यह सन्नाटा डाइनिंग टेबल तक बना रहा। आखिरकार वानवान से यह सन्नाटा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने माहौल हल्का करने की जिम्मेदारी खुद ली। उसकी बकबक की बदौलत हम उस अजीब से सन्नाटे से बाहर आए। थोड़ी देर के लिए झेम दूर हुई और हम लोग फिर से हंस हंसकर बातें करने लगे। दोपहर के खाने के बाद वानवान बर्तन धोने किचन में चली गई। मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाई और जियांग वानिंग की तरफ देखा। मेरे चेहरे पर ग्लानि और माफी का भाव था। वानिंग, आज सुबह जो भी हुआ उसके लिए सच में सॉरी। मैं थोड़ा ज्यादा ही बहक गया था। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी ही थी कि मैं बिना बताए तुम्हारे कमरे में आ गई थी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, उसने झट से कहा। एक दूसरे से माफी मांगने की इस होड़ को देखकर हम दोनों ही अपनी हंसी रोक नहीं पाए। एक छोटी सी मुस्कान ही पुरानी सारी शिकायतों और गिले शिकवों को हवा में उड़ाने के लिए काफी थी। देखते ही देखते शुक्रवार का दिन भी आ गया। आज आंटी लियू शियाओली मेरे हाथ का बना खाना चखने हमारे घर आ रही थी। एक तरह से भावी दामाद का फाइनल टेस्ट था। मैं सुबह सुबह तड़के ही उठ गया और जियांग वानिंग को अपने साथ लेकर सीधे सब्जी मंडी की तरफ निकल पड़ा। मंडी के चाचा चाचियों ने तो हमारे रिश्ते का अंदाजा लगाना ही छोड़ दिया था। उनकी नजरों में तो हम एक दूसरे पर जान छिड़कने वाला लव बर्ड्स का जोड़ा थे। अरे वांग आंटी, आप तो 2 ही दिनों में और भी ज्यादा जवान लगने लगी है। मैंने एक परिचित दुकानदार आंटी को देखते ही बड़ी सहजता से मक्खन लगाया। आंटी वांग खिलखिलाकर मुस्कुराई। मेरी मीठी बातों और जियांग वानिंग का इतना ख्याल रखने के लिए मेरी जमकर तारीफ की। फिर बोली, बेटा, अपनी शादी में कार्ड जरूर देना मुझे। यह सुनते ही जियांग वानिंग के गाल तुरंत लाल टमाटर हो गए और वह घबराकर मुझे खींचकर आगे ले जाने लगी। मैं हंसा और जोर से बोला, अरे वांग आंटी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो सबसे पहले बुलाऊंगा। सब्जियां खरीदते खरीदते हमें मंडी वालों से कम 10 शादियों और 3 बेबी शॉवर, गोद भराई के न्योते मिल चुके थे। जियांग वानिंग मारे शर्म के पानी पानी हो रही थी और वह मुझे मंडी से ऐसे घसीटकर बाहर ले गई मानो उड़कर भाग रही हो। उसका यह नकली गुस्सा और झेंपना मुझे बेहद प्यारा लग रहा था। घर पहुंचते ही मैं सीधे किचन में घुस गया और कुकिंग में जुट गया। मेरा पक्का इरादा था कि अपनी होने वाली सास की इस परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। भाई, असली शादीशुदा जिंदगी तो इसी को कहते हैं। लगता है अब दामाद बनने की मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। किचन में मेरे और मेरी बहन के बीच का यह प्यार भरा और ट्यूनिंग वाला माहौल देखकर वानवान की बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं और वह मन ही मन में न जाने क्या क्या बुदबुदाती रही। जब तक आंटी लियू शियाओली पहुंची, मेरा खाना लगभग बनकर तैयार हो चुका था।
अंदर आते ही जब उन्होंने रंग बिरंगे और खुशबूदार पकवानों से सजी मेज देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर जब उन्होंने किचन में मेरे खाना बनाने का प्रोफेशनल तरीका देखा तो तारीफ में अपना सिर हिलाने लगी। डाइनिंग टेबल पर आंटी लियू शियाओली ने जैसे ही पहला निवाला चखा उनके मुंह से तारीफों के पुल बांधने लगे। तुम दोनों बहनें सच में बहुत खुशनसीब हो जो फांग युआन तुम्हारे लिए रोज खाना बनाता है। इसके हाथ का खाना तो किसी 5 स्टार होटल के शेफ से भी बढ़िया है। जैसे कहते हैं ना, सास के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। आंटी लियू के इस संतुष्ट और खुश चेहरे को देखकर मुझे समझ आ गया कि मैंने पहला पड़ाव तो सफलता से पार कर लिया है। इसके बाद आंटी लियू मुझसे एक के बाद एक सवाल पूछने लगी, मानो सीधे मेरी पूरी कुंडली और फैमिली बैकग्राउंड का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रहा हो। उन्होंने मेरे परिवार से लेकर मेरी पर्सनल हॉबीज तक हर छोटी बड़ी बात के बारे में पूछा। बातचीत में जब उन्हें पता चला कि मेरी मम्मी भी एक पेट क्लिनिक, जानवरों का अस्पताल चलाती है, तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि संयोग से जियांग वानिंग भी आगे जाकर अपना खुद का पेट क्लिनिक खोलने की ही प्लानिंग कर रही थी। मकान मालिक ने कहा कि वह कल सुबह ही किसी मिस्त्री को भेज सकता है। अब जैसे ही मैं बाहर जाकर कोई होटल बुक करने के लिए मुड़ने ही वाला था, जियांग वानिंग ने झट से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आफाक पर बार बार हैरान होती रही। उन्होंने तो जियांग वानिंग के नए बिजनेस में खुद से पैसा लगाने, इन्वेस्ट करने का ऑफर तक दे डाला। और जब मैंने बड़े प्यार से मना किया तो उन्होंने नकली गुस्सैल मुंह बना लिया। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतनी तेजी से बदले कि मेरी हंसी छूट गई। हम तीनों को देखकर सच में ऐसा लग रहा था मानो कोई मां बेटी हो और साथ में उनका सीधा साधा दामाद बैठा हो। खाना बहुत ही शानदार और खुशमिजाज माहौल में पूरा हुआ, एकदम किसी फैमिली फंक्शन की तरह। खाने के बाद मैं आंटी लियू शियाओली को नीचे छोड़ने के लिए लिफ्ट तक गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि वह अचानक मेरी तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में बड़ा ही सीरियस वाला सवाल था, वैसे फांग युआन, इन दोनों बहनों में से तुम्हें कौन सी ज्यादा पसंद है? इस अचानक आए सरप्राइज टेस्ट ने मेरे चेहरे की हंसी वही रोक दी। मैं घबराकर हकलाने लगा, आंटी, मैं तो इन दोनों को बड़ी और छोटी बहन की तरह ही देखता हूँ। लेकिन जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे खुद अंदर ही अंदर भयंकर शर्मिंदगी महसूस हुई। अबे साले, तू तो दोनों को किस कर चुका है? अब तेरा यह रिश्ता इतना मासूम और भोला कैसे हो सकता है? आंटी लियू ने मेरी यह घबराहट टाल ली और अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने तो डाइनिंग टेबल पर ही दोनों बहनों के मुझे देखने के अंदाज से सब समझ लिया था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी दोनों बच्चियों का ख्याल रखना, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आंटी लियू, मैंने बहुत गंभीरता से सिर हिलाकर वादा किया। घर लौटकर जब मैं आंटी लियू के उस तीखे सवाल के बारे में सोचने लगा तो मेरा सिर फटने लगा। अगर सच में मुझे कोई एक जवाब देना पड़ता तो मैं यही कहता कि मुझे तो दोनों ही पसंद है। एक एकदम शांत, सौम्य और सलीकेदार है, तो दूसरी चुलबुली, नटखट और प्यारी। अबे भाई, जब दोनों ही इतनी कमाल की है तो कोई एक को कैसे चुने? आखिरकार मैंने इस सवाल को वक्त पर छोड़ देने का फैसला किया कि आगे जो होगा देखा जाएगा। सच कहूं तो मैं अपनी मौजूदा जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड था। उसी शाम वानवा ने फिर से अपने पूरे जोश के साथ वीकेंड की प्लानिंग शुरू कर दी। वह किसी एम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती थी। मैं मुस्कुराया और तुरंत मान गया। वानिंग ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जब तक हम तीनों साथ हैं, जगह चाहे कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हसीन जाक और मस्ती के बीच परसों के लिए एम्यूजमेंट पार्क जाने का प्लान फाइनल हो गया। अगली सुबह हम तीनों ने नाश्ता निपटाया और एम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल पड़े। क्योंकि पार्क काफी दूर था, इसलिए हमने मेट्रो से जाने का फैसला किया। दोनों बहनें जब प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़ी हुई तो उनके इस कातिलाना और खूबसूरत लुक ने मेट्रो प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर बंदे का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मेरे दिमाग में तुरंत एक जबरदस्त ख्याल आया, भाई अब तो जल्द से जल्द खुद की कार खरीदनी ही पड़ेगी ताकि मेरी ये दोनों परियां सिर्फ मेरी कार में ही बैठें। खुशनसीबी से मेट्रो में ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमें आराम से 3 सीटों वाला एक पूरा सोफा सीट खाली मिल गया और हम बैठ गए। बैठते ही वानवा ने बिना किसी झिझक के अपना सिर सीधे मेरे कंधे पर टिका दिया, मानो यह काम वह सालों से करती आ रही हो। लिन यी को अपने कंधे पर सिर टिकाए देखकर सब कुछ कितना स्वाभाविक लग रहा था, लेकिन लिन यी के दूसरी तरफ बैठी वान यिंग के अंदर भावनाओं का ज्वार भाटा उठ रहा था। अपनी बहन के चेहरे पर सुकून और संतुष्टि देखकर उसके मन में अचानक एक खुराफाती ख्याल आया, अगर मैं भी इसके दूसरे कंधे पर अपना सिर टिकाऊं तो कैसा महसूस होगा? यह सोचते ही उसके गाल लाल हो गए। वान यिंग ने झटके से अपना सिर हिलाया और इस अजीब ख्याल को अपने दिमाग से भगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बगल में बैठी वानवान ने जैसे उसकी मन की बात पर ली हो। उसे तुरंत दाल में कुछ काला नजर आ गया। जियांग वानवान ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी जगह छोड़ी, उठकर अपनी बहन के दूसरी तरफ गई और वान यिंग को सीधे धक्का देकर लिन यी की तरफ सरका दिया। बेचारी वान यिंग को मजबूरी में लिन यी के करीब होना पड़ा। उसका चेहरा बुरी तरह असमंजस और शर्म से भरा हुआ था। वानवान ने चिढ़ाते हुए कहा, दीदी तुम भी अपना सिर रखकर क्यों नहीं देखती? देखो कितना आराम मिल रहा है। तब जाकर वान यिंग को अपनी छोटी बहन की इस चाल का समझ आया। उसके गाल पके टमाटर की तरह लाल हो गए और वह वानवान को पीछे धकेलना चाहती थी, पर झेम की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन वह अपनी बहन की जिद के आगे टिक नहीं पाई। उधर लिन यी ने भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और अपना कंधा थोड़ा और झुका दिया। उस खुलेआम दिए गए आमंत्रण ने वान यिंग के सारे डिफेंस तोड़ दिए। आखिरकार वह उस प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाई और धीरे धीरे झिझकते हुए अपना सिर उसके दूसरे कंधे पर टिका दिया। उस जानी पहचानी और सुकून देने वाली खुशबू ने उसे घेर लिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद लीं और पूरी तरह से उस गर्माहट में डूब गई।
अपनी दोनों बहनों को अपने दोनों कंधों पर टिका देख वान वान के चेहरे पर एक विजेता वाली संतुष्टि आ गई। लिन यी ने मुस्कुराते हुए वान वान को आंख मारी, जिसका मतलब था कि अभी भी एक कंधा खाली है, यानी मजा अभी बाकी है। जियांग वान वान ने भी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना सिर धीरे से अपनी बहन वान यिंग के कंधे पर टिका दिया। हम तीनों इसी तरह एक दूसरे से सिर सटाए चुपचाप मेट्रो के सफर का मजा ले रहे थे। वह पल बेहद गर्मजोशी और सुकून से भरा हुआ था। जैसे ही हम एम्यूजमेंट पार्क के अंदर दाखिल हुए, वान वान तो किसी खुली छूट मिली हुई बच्ची की तरह बेकाबू हो गई और हम दोनों को घसीटते हुए सीधे सबसे खतरनाक और रोमांचक राइड्स की तरफ ले गई। दूसरी तरफ मैं पिछली बार के अनुभवों से सबक सीख चुका था, इसलिए मैंने इस बार अपना फोन पूरे समय हाथ में ही रखा ताकि उनके हर चुलबुले और हसीन जाक वाले पल को कैमरे में कैद कर सकूं। लेकिन जब मैं पीछे रहकर दोनों बहनों की खूबसूरत तस्वीरें खींचने में मग्न था, तभी अचानक एक अप्रत्याशित कांड हो गया। जेके यूनिफॉर्म स्कूल स्कर्ट ड्रेस पहनी हुई एक लड़की अचानक दौड़ती हुई सीधे मेरे सामने आ गई। उसने अपना फोन मेरे मुंह के आगे करते हुए तीखे और ताने भरे अंदाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। ओए सोशल मीडिया वालों, क्या किसी को पता है यहाँ क्या चल रहा है? यह देखो, दो खूबसूरत लड़कियों के पीछे पीछे एक ठरकी फोटोग्राफर घूम रहा है जो चुपके चुपके इनकी लगातार तस्वीरें खींचे जा रहा है। हाँ भाई, सही में उसकी उस तीखी और चिल्लाती हुई आवाज ने पल भर में आसपास के लोगों का ध्यान खींच लिया। लोग उंगलियां उठा उठाकर हमारे बारे में फुसफुसाने लगे। कुछ खुद को दूध का धुला समझने वाले आवारा लड़के तो उस लड़की के पीछे ऐसे जमा हो गए मानो उसके पर्सनल बॉडीगार्ड हो। मैंने चिरकर मुंह बनाया और मन ही मन सोचा, अबे यह लड़की पागल वागल है क्या? इसे इतना भी नहीं दिख रहा कि ये दोनों मेरे साथ ही घूम रही है और फोटो खिंचवा रही है। लिन यी ने बेतुकी बहस में पड़ने के बजाय सीधे काम की बात की। वह आगे बढ़ा और दोनों बहनों को अपनी बाहों में भरकर जोर से गले लगा लिया। मेरी भोली बहन, तुम्हारी कौन सी आंख में मोतियाबिंद हो गया है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम तीनों एक साथ ही आए हैं? यह देखते ही आसपास खड़े लोगों को माजरा समझ आ गया कि फालतू का ड्रामा था और सब चुपचाप खिसकने लगे। लेकिन उनकी वो जलन और नफरत से भरी कातिलाना नजरें लिन यी के कलेजे को छलनी कर रही थीं। अबे साले की कितनी ऐश है! वह जेके ड्रेस वाली लड़की तो मारे शर्म के पानी पानी हो गई। उसका चेहरा पहले सफेद पड़ा, फिर मारे गुस्से के लाल हो गया। वह बस अपने फोन की स्क्रीन को ताकते हुए खुद को ही गालियां बकने लगी। अभी मैं उसे दो चार खरी खोटी सुनाने ही वाला था कि तभी भीड़ में से किसी लड़के ने अचानक पूरे जोश में चिल्लाकर कहा, अबे रुक, मुझे लगता है मैंने इस लड़की को किसी लीक हुए वीडियो में देखा है। वीडियो का टाइटल 1000 युआन लिखा था, पर क्वालिटी ठीक ठाक ही थी। उसके ऐसा कहते ही भीड़ में भयंकर हलचल मच गई। सब एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे कि अरे भाई, लिंक है क्या किसी के पास? यह सुनते ही उस लड़की का चेहरा एकदम फक पड़ गया और बिना सोचे समझे उसके मुंह से झटके में निकल गया, अबे बकवास मत कर, मेरी रेट 2000 ए। बोलते ही उसे अपनी इस भयंकर बेवकूफी का एहसास हुआ। उसने झट से अपना चेहरा ढका और रेट पर सवाल उठाने वाली उस चुटकी लेती भीड़ के बीच से दुम दबाकर भाग निकली। यह पूरा नौटंकी देखकर हम तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। इस छोटे से ड्रामे को भूलकर हम पार्क के बाकी झूलों का मजा लेने लगे। जब हम रोलर कोस्टर के पास पहुंचे तो ऊपर हवा में बिजली की स्पीड से दौड़ते उस लोहे के अजगर को देखकर वानिंग की तो हवा ही टाइट हो गई थी। वान वान और मेरे बार बार फुसलाने और हिम्मत बंधाने पर आखिरकार वह कांपते टांगों से उस पर बैठ ही गई। जैसे ही रोलर कोस्टर अचानक ऊंचाई से सीधे नीचे की तरफ गोता लगाने लगा तो सबकी सांसें हलक में अटक गईं। मेरे एक तरफ बैठी वान वान तो पूरे एक्साइटमेंट में चीख चिल्ला रही थी, जबकि दूसरी तरफ बैठी वानिंग भयंकर डर के मारे थरथर कांप रही थी और उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। मैंने तुरंत उसका हाथ कसकर थाम लिया ताकि उसे थोड़ा हौसला मिले। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था, इसलिए मैंने अपनी ग्रिप और टाइट कर दी। जब उसने जबरदस्ती हिम्मत जुटाकर लिनी की तरफ देखा तो पाया कि लिनी उसकी तरफ देखकर बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर उसकी आंखों में गजब का हौसला झलक रहा था। पता नहीं क्यों लिन यी की वह प्यारी सी मुस्कान देखते ही वान यिंग के दिल का सारा डर पल भर में हवा हो गया। वान यिंग ने भी अपनी बहन की तरह दिल खोलकर चीखना शुरू कर दिया और चीखते ही उसके अंदर दबा सारा डर बाहर निकल गया। रोलर कोस्टर से नीचे उतरने के बाद भी वान यिंग ने लिन यी का हाथ बड़ी कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी हथेलियां एकदम गर्म थीं और पसीने से भीगी हुई थीं। फिर घूमकर अपनी दीदी की दूसरी तरफ आई और उसका दूसरा हाथ थाम लिया। अब तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर में पार्क में काफी भीड़ बढ़ने लगी। वान वान अपने फोन पर राइड्स की लंबी लंबी लाइनें देखकर थोड़ा चिढ़ गई और उसका मुंह लटक गया। वैसे सच कहूं तो उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि कौन सी राइड पर बैठना है। असली मजा तो इस बात का था कि वह किसके साथ घूम रही थी। दोनों बहनें मुस्कुराईं और उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। उनकी सारी निराशा एक पल में गायब हो गई थी। फिर हम घूमते घूमते पार्क के एक शांत और सुनसान कोने में पहुंच गए, जहां बना हुआ था हॉरर हाउस, भूत या हवेली। गेट पर पहुंचते ही वान वान तो एकदम एक्साइटेड हो गई। उसने सीना ठोककर हमें यकीन दिलाया कि उसे इन फालतू भूतों से जरा भी डर नहीं लगता। उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर और फिर उसके बगल में खड़ी वान यिंग को देखकर, जिसका चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ चुका था, लिन यी मन ही मन हैरान हुआ। भाई साहब, इन दोनों सगी बहनों के जिगरे में तो जमीन आसमान का फर्क है। चूंकि वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हमें तुरंत एंट्री मिल गई। जैसे ही हमने उस घुप अंधेरे और डरावने रास्ते पर कदम रखा, लिन यी को महसूस हुआ कि उसकी दोनों बाहों पर दो छोटे छोटे हाथों की ग्रिप अचानक कस गई है। वान यिंग तो डर के मारे लिन यी से ऐसे चिपक गई कि अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वह इतनी डरी हुई थी कि यह भी नहीं देख रही थी कि पैर कहाँ रख रही है।
लिन यी को उसका यह रूप देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। उस भूतिया और सन्नाटे भरे गलियारे से गुजरते वक्त, जहां बैकग्राउंड में अजीब अजीब डरावना म्यूजिक बज रहा था, अचानक बगल की एक मशीन से बड़ी भयानक और तीखी चीख गूंजी। वान यिंग बुरी तरह से थरथरा उठी और सिमटकर लगभग लिन यी की बाहों में ही समा गई। आगे आगे शेरनी बनकर चल रही वान भी झटके से रुकी और फिर दबे पाव उल्टे पैर पीछे हटते हुए लिन यी के करीब आने लगी। मैंने अपनी हंसी दबाते हुए चुटकी ली। अरे रे, अगर तुम दोनों बहनों को डर लग रहा है तो बेझिझक मेरे और करीब आ सकती हो। यह कहकर मैं चुपचाप एक कदम आगे बढ़ा और उनके और पास खड़ा हो गया। मेरी बॉडी की गर्माहट महसूस करते ही वान ने चैन की सांस ली, पर अपनी अकड़ बनाए रखने के लिए फिर से आगे बढ़ने का नाटक करने लगी। भूतिया हवेली काफी बड़ी थी, लेकिन अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि वान की सारी शेखी निकल गई और उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। उसने झट से लिन यी की दूसरी बाह कसकर दबोच ली और अपना चेहरा सीधे उसकी छाती में छिपा लिया। अब हालत यह थी कि लिन यी की एक तरफ वान यिंग चिपकी हुई थी और दूसरी तरफ वान। वह दोनों बहनों को अपने दोनों तरफ संभाले हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बेचारा लिन यी तो बस रेंगते रेंगते ही धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा था। तभी अचानक जियांग वानेंग को अपने कंधे पर किसी बेहद ठंडी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद वान का हाथ होगा, तो उसने सहज ही अपनी आंखें खोल दी। लेकिन आंख खोलते ही सामने का नजारा देखकर उसके तोते उड़ गए। सामने एक कंकाल स्केल्टन का पुतला अपनी हड्डियों वाली डरावनी उंगलियां फैलाए एकदम उसके चेहरे के पास खड़ा था। तुरंत ही उस पर भयंकर वाले डर का दौरा पड़ा। वह चीख भी नहीं पाई, बल्कि डर के मारे अपनी पूरी ताकत से मेरी तरफ झपट पड़ी। उसके इस अचानक पड़े जबरदस्त धक्के से मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं वान को साथ घसीटते हुए सीधे पीछे की एक अंधेरी दीवार से जा टकराया। मैं ठंडी दीवार के सहारे टिक गया और दो कांपते हुए मखमली और कोमल शरीर मेरी बाहों में पूरी तरह सिमट चुके थे। वानेंग मारे डर के थरथर कांप रही थी। उसकी दोनों बाहें मेरी गर्दन के चारों तरफ ऐसे कसकर लिपटी हुई थी मानो कोई छोटा डरा हुआ कोआला अपने पैर से चिपक जाता है। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो बेचारी अभी फूट फूट कर रो पड़ेगी। मैंने तुरंत अपने खाली हाथ से उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाया और एकदम प्यार से फुसफुसाते हुए दिलासा दिया, अरे रे, शांत हो जाओ, सब ठीक है। यह सब नकली प्लास्टिक का भूत है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। उधर मेरी दूसरी बाह को वान ने कसकर दबोच रखा था, जो अपनी दीदी जितनी ही डरी हुई थी। उसने अपना मुंह सीधे मेरी छाती में छिपा रखा था और मेरी जानी पहचानी सुकून देने वाली खुशबू में डूबी हुई थी, मानो वही खुशबू उसे दुनिया के हर भूत से बचा सकती हो। भगवान का शुक्र था कि वहां भयंकर अंधेरा था, वरना हम तीनों का यह कसकर गले लगा हुआ सीन देखकर तो पीछे से आने वाले बाकी लोग ही भूत समझकर भाग खड़े होते। मानो सदियां बीत गई हों, तब जाकर मेरी बाहों में सिमटी दोनों परियां धीरे धीरे शांत हुई। वानिंग ने मेरी गर्दन से अपने हाथ हटाए, लेकिन तुरंत ही मेरी बाह को फिर से अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने ऊपर देखा। अंधेरे में भी उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और वह टकटकी लगाए सीधे मुझे देख रही थी। दूसरी तरफ वान ने भी अपनी आंखें खोली और बिल्कुल उसी प्यार और भरोसे भरी नजर से मुझे ताकने लगी। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, आह, क्या हम अब आगे चले? दोनों बहनों ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। भले ही वे मेरी बाहों की उस गर्माहट को छोड़ना नहीं चाहती थीं, लेकिन इस हॉरर हाउस में हमेशा के लिए रहना तो कोई सॉल्यूशन था नहीं। इसलिए मैं दोनों को दोनों तरफ अपनी बाहों में कसकर थामे हुए उस इकलौते रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने अगला कदम बढ़ाया, मुझे लगा कि दया, कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उन दोनों ने मेरी बाहों को जिस तरह से कसकर दबा रखा था, मुझे अचानक एहसास हुआ। उन दोनों के उस जबरदस्त सॉफ्टनेस और गजब के एहसास की वजह से तो मेरे पूरे चेहरे पर मारे शर्म के भयंकर जलन होने लगी। मेरा दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था मानो मैं किसी मीठे धर्म संकट और अजीब सी पीड़ा से गुजर रहा हूं। आखिरकार जैसे तैसे घसीटते हुए मैं हॉरर हाउस के बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंचा। बाहर रोशनी देखते ही मेरी जान में जान आई और मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। हालांकि दोनों बहनें अभी भी डरे हुए छोटे छोटे खरगोशों जैसी लग रही थीं। उनकी आंखों में अभी भी आंसू छलक रहे थे और वे इतनी बेबस और सहमी हुई दिख रही थीं कि क्या ही कहूं। उनकी उस मासूमियत ने उनका चार्म और बढ़ा दिया था। आसपास के लड़के मुझे ऐसे घूर रहे थे मानो कोई विलेन हूं जिसने इन बेचारी मासूम लड़कियों पर अत्याचार किया हो। मैं तुरंत उन दोनों को उस झंझट वाली जगह से थोड़ा दूर ले आया। मुझे लगा था कि भूतिया हवेली से बाहर निकलते ही वे दोनों मेरी बाहें छोड़ देंगी, लेकिन वे तो गोंद की तरह मुझसे चिपकी हुई थीं, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थीं। आखिरकार मैंने बात संभालते हुए कहा, अरे, दोपहर हो गई है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। उनकी हाँ मिलते ही मैं इस खूबसूरत और प्यारी सी आफत को साथ लिए आसपास की जनता की जलन और नफरत से भरी निगाहों के बीच सीधे एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। टेबल पर बैठने के बाद ही उन्होंने बड़ी अनिच्छा से मेरी बाहों से अपनी ग्रिप ढीली की। तब जाकर मुझे थोड़ी आजादी मिली और मैंने चैन की सांस ली। अरे भाई, भले ही फील बहुत अच्छा आ रहा था, पर पूरे रास्ते भर पूरे मॉल का मुझे ताकते रहना, मेरी तो हालत पतली हो गई थी। मुझे लगा कि अगर ऐसा 2-4 बार और हुआ ना, तो मेरी तो चमड़ी ही ढीठ हो जाएगी। मैंने खाना ऑर्डर करने के लिए स्कैनर से QR कोड स्कैन किया।
मैंने अपने लिए करी राइस मंगवाया, लेकिन जैसे ही खाना आया उसका वो अजीब सा रंग और कड़वा नमकीन स्वाद देखकर मेरी भूख वही फुस हो गई। मेरे सामने पड़ी चावल की उस बकवास प्लेट को देखकर दोनों बहनें अपने मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी, मानो मन ही मन जश्न मना रही हों कि अच्छा हुआ उन्होंने यह डिश ऑर्डर नहीं की। मैं जैसे ही दूसरा खाना ऑर्डर करने के लिए उठने वाला था, उन दोनों ने झट से अपने अपने खाने में से आधा आधा हिस्सा मेरी प्लेट में सरका दिया। वानिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, फांग युआन, हम दोनों इतना नहीं खा पाएंगी, तुम हमारे खाने में से शेयर कर लो। वानवान ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ फांग भैया, अभी इसी से काम चला लो, रात को घर चलकर आराम से पेट भरकर खाएंगे। उनकी वो प्यार और फिक्र भरी मुस्कान देखकर मेरी सारी झुंझलाहट पल भर में गायब हो गई। हम तीनों का वो मिक्स मैच दोपहर का खाना सच में बड़ा ही स्वादिष्ट और यादगार बन गया। दोपहर के बाद हमने शाम तक पार्क के कुछ और गेम्स और राइड्स का मजा लिया, जब तक कि हमें से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वानवान की भी बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं हो गई। हम सब भयंकर थक चुके थे। फिर वानवान अपने थकेहारे शरीर को घसीटते हुए हम दोनों को ले गई। फेरिस व्हील के नीचे खड़े होकर उन दोनों की आंखों में एक उम्मीद भरी चमक थी जब वे मेरी तरफ देख रही थीं। उन्होंने सजेस्ट किया कि इस आखिरी राइड के बाद हम सीधे घर चलेंगे, जो इस पूरे दिन को एक बेहद रोमांटिक नोट पर खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका था। मुझे और वानिंग को भला इसमें क्या ऐतराज होता। हम तीनों के तीनों एक ही केबिन में सवार हो गए। जैसे जैसे फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, पूरे शहर की रात की खूबसूरत जगमगाहट हमारे सामने खुलने लगी। दोनों बहनों के चेहरे एक्साइटमेंट से चमक उठे। उस नियॉन लाइट्स की रोशनी में वे दोनों सच में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उनकी उस प्यारी सी मुस्कान को कैमरे में बंद कर लिया। जैसे ही झूला एकदम टॉप पर पहुंचा, वानवान ने अचानक कहा, सुनो, कहते हैं कि जो कपल्स फेरिस व्हील के सबसे ऊंचे पॉइंट पर एक दूसरे को किस करते हैं, वे जिंदगी भर साथ रहते हैं। पर हम कुछ हटके करते हैं, हम तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उसके इस सुझाव से केबिन का माहौल एकदम स्पेशल और रोमांटिक हो गया। मैंने और वानिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों की आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान थी। जब हमारा केबिन धीरे धीरे अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचा, तो मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी। यह देखते ही दोनों बहनें तुरंत मेरी बाहों में ऐसे असमाई मानो दो नन्ही चिड़िया उड़कर अपने घोंसले में लौट आई हो। मैंने उन दोनों को कसकर गले लगा लिया। उनके मखमली और गर्म एहसास से मेरा दिल एक अनोखी शांति और संतोष से भर गया। हम चुपचाप एक दूसरे को तब तक गले लगाए रहे जब तक कि झूला नीचे उतरने नहीं लगा। फेरिस व्हील से नीचे उतरते ही हम सीधे एम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकल आए, घर जाकर गर्मागर्म सूप पीने के प्लान के साथ। मेट्रो में दोनों बहनें एकदम स्वाभाविक तरीके से मेरे दोनों तरफ आकर बैठ गईं। दोनों ने मेरी एक एक बाह दबोच ली, अपने सिर मेरे कंधों पर टिकाए और आराम से आंखें मूंद लीं। अपने दोनों तरफ उनके उस कोमल एहसास को महसूस करके मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उनका सहारा बनना मुझे अंदर तक सुकून दे रहा था। घर पहुंचकर जब मैंने देखा कि वे दोनों थकान से चूर है, तो मैंने उन्हें सोफे पर आराम से बिठाया और खुद सीधे किचन में गर्मागर्म सूप की तैयारी करने घुस गया। कुछ ही देर में खौलता हुआ भाप निकालता सूप तैयार था। हम तीनों टेबल के चारों ओर बैठकर मजे से उस स्वादिष्ट सूप का आनंद लेने लगे। दोपहर को एम्यूजमेंट पार्क में जो बकवास खाना मिला था, उसके बाद तो यह गर्मागर्म सूप हमारे लिए सीधे जन्नत के स्वाद जैसा लग रहा था। खाना निपटाने और किचन साफ करने के बाद रात के 9 बज चुके थे। जैसे ही मैं उन्हें बाय बोलकर अपने घर निकलने वाला था, तभी वानिंग के फोन की घंटी बज उठी। उसकी मम्मी का वीडियो कॉल था। आंटी को पता चल गया था कि आज हम लोग एम्यूजमेंट पार्क गए थे, इसलिए उन्होंने खास टाइम देखकर ही कॉल मिलाया था। फोन की घंटी बजते ही वीडियो कॉल देखकर दोनों बहनें एकदम अलर्ट हो गईं। झटपट सीधी होकर बैठीं और एक दूसरे के बाल और कपड़े ठीक करने लगीं। मैं हंस पड़ा और उनसे बोला, अरे बाबा, तुम दोनों हर हाल में सुंदर ही लगती हो, तुम्हें संवरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही वे शर्मा गईं और उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया। स्क्रीन के दूसरी तरफ मेरी मम्मी मुस्कुरा रही थीं और दोनों बहनों की खूबसूरती की तारीफों के पुल बांध रही थीं। वानवान ने भी बड़ी मीठी सी नमस्ते ठोक दी। दोनों बहनें स्क्रीन पर दिख रही उस महिला को ध्यान से देखने लगीं जो काफी हद तक मुझसे मिलती जुलती थीं। वे दोनों मन ही मन सोच रही थीं, क्या यह फांग युआन की मम्मी है? वहीं दूसरी तरफ मेरी मम्मी तो मन ही मन फूली नहीं समा रही थीं। वाह, कितनी प्यारी और खूबसूरत बच्चियां है। मेरे इस सीधे सादे बेटे ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज कब दे दिया? कसम से, बंदे में दम है। फिर मम्मी चमकती आंखों से दोनों बहनों से बातें करने लगीं। उनका अंदाज बिल्कुल एक सास जैसा था जो अपनी होने वाली बहुओं पर प्यार लुटा रही हो। मैं एक तरफ बैठा अपनी मम्मी की ये सब बातें बिना कुछ बोले चुपचाप सुनता रहा। मेरे चेहरे पर थोड़ी सी बेबसी साफ झलक रही थी। लो भाई, यानी इस पूरे खेल में मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं तो बस एक मोहरा हूं। रात के लगभग 10 बज चुके थे, इसलिए मुझे मम्मी को याद दिलाना पड़ा कि काफी देर हो रही है और कल सुबह मेरी और वानवान की क्लास शिफ्ट भी है। यह सुनते ही स्क्रीन के दूसरी तरफ मेरी मम्मी थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उनकी आंखों में एक अलग ही लेवल की समझदारी चमकने लगी। अच्छा, इतनी देर हो चुकी है और मेरा बेटा अभी भी इनके घर पर ही है। क्या ये लोग पहले से ही लिव इन में रहने लगे हैं?
क्या मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूँ? मम्मी के चेहरे पर खिली वह शैतानी मुस्कान देखकर समझ गया कि उनका दिमाग फिर से कुछ ज्यादा ही आगे की रेस लगा रहा है। तो मैं बस उन्हें यही याद दिला पाया कि रात ज्यादा हो गई है। मेरी मम्मी, जो पहले से ही अपने पोते पोतियों के साथ खेलने के सपने बुनने लगी थी, उन्होंने बेमन से दोनों बहनों को बाय बाय कहा और वीडियो कॉल काट दिया। मैंने झेंपते हुए दोनों से सफाई दी, अरे यार, मेरी मम्मी थोड़ी ज्यादा ही बातूनी है और उनकी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही फास्ट दौड़ती है, तुम लोग उनकी बातों का बुरा मत मानना। दोनों बहनों ने झट से सिर हिलाया और एक साथ बोली, अरे नहीं नहीं, आंटी तो बहुत ही प्यारी और दयालु है। यह सुनकर मेरे दिल को बड़ी राहत मिली। मैंने उन्हें गुड नाइट कहा और अपने घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं अपने फ्लैट का दरवाजा खोलने लगा, एक नया कांड हो गया। मेरे डिजिटल लॉक की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और जो चाबी मेरे पास थी वह भी अंदर नहीं घूम रही थी, मतलब ताला पूरी तरह से खराब हो चुका था। मैंने मकान मालिक को फोन किया तो उसने कहा कि मिस्त्री कल सुबह ही आ पाएगा। अब जैसे ही मैं बाहर जाकर कोई होटल बुक करने के लिए मुड़ने ही वाला था, जियांग वानिंग ने झट से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एकदम सच्चाई और साफ नीयत दिख रही थी, हालांकि हल्की सी घबराहट भी साफ झलक रही थी। उसने कहा, गेस्ट रूम अभी अभी साफ हुआ है और सब कुछ एकदम नया है, क्या तुम आज रात यही नहीं रुक सकते? उसके बगल में खड़ी वानवान ने भी घबराकर जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया। बेचारी को डर था कि कहीं मैं मना न कर दूं। उनकी उन उम्मीद से भरी मासूम आंखों को देखकर मुझसे मना करते बना ही नहीं, तो मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, फिर आज रात मैं यही रुक जाता हूँ। फिर दोनों बहनें एक साथ बाथरूम में फ्रेश होने चली गईं और दरवाजे के पीछे से पानी गिरने की आवाज आने लगी। मैं बाहर सोफे पर बैठा था, लेकिन मेरा आवारा दिमाग बेकाबू होकर न जाने कहां कहां भटकने लगा। मैंने झटके से अपना सिर हिलाया और मन ही मन भगवान का नाम जपकर अपने दिल की इस बेचैनी को दबाने की नाकाम कोशिश करने लगा। पता नहीं कितना वक्त बीत गया कि आखिरकार बाथरूम का दरवाजा खुला और वे दोनों एक के बाद एक बाहर निकली। भाई साहब, पहली नजर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए और जितने मंत्र में मन में जप रहा था सब धरे के धरे रह गए। वानिंग ने काले रंग का रेशमी नाइट गाउन पहन रखा था, जिसमें उसका परफेक्ट और ग्रेसफुल फिगर एकदम निखर कर सामने आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वानवान ने गुलाबी रंग का खरगोश प्रिंट वाला नाइट सूट पहना था, जिसमें वह हद से ज्यादा क्यूट और नटखट लग रही थी। नहाने के बाद उनकी गोरी चिट्टी रंगत रोशनी में दमक रही थी और जब मैंने उन्हें यूं टकटकी लगाकर देखा तो उनके गालों पर मारे शर्म के गुलाबी लाली छा गई। मुझे लगा जैसे मेरा खुद का चेहरा मारे गर्मी के जल रहा हो और मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं झटके से सोफे से खड़ा हुआ, मैं भी नहाकर आता हूँ, और लगभग भागते हुए सीधे बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी का शावर भी मेरे अंदर लगी इस आग को शांत नहीं कर पा रहा था। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो देखा कि वे दोनों अपने अपने कमरों में जा चुकी थीं। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। मैं सीधे उस गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया जो वानिंग ने मेरे लिए तैयार किया था, जो असल में उसी का अपना बेडरूम भी था।